चलिए मेटलर्जी चैप्टर को शुरू करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लेट्स स्टार्ट मेटलर्जी चैप्टर। लेट्स यस मचाए धूम, शुरू करें। तो कौन कौन बच्चा एकदम तैयार है कॉपी पेन लेके? भैया अपना कॉपी पेन लेके बैठना, फिर मत कहना कि सर कॉपी नहीं है पेन नहीं है नोट कैसे करें। तो कॉपी और पेन लेके बैठना मेरे प्यारे बच्चों, ताकि आप लोगों का एकदम है ना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप लोग नोट डाउन करना चाहते हैं वो तुरंत कर लें। तो मैं यहां पर इस पर्टिकुलर चैप्टर को एक ही शॉट में खत्म करूंगा, ठीक है? और अपने दोस्तों को कॉल कर दो, बता दो कि धूम सीरीज का सेकंड पार्ट शुरू हो चुका है, मतलब मेटलर्जी को हम लोग शुरू कर चुके हैं। क्या बात है, 1400 बच्चे आ चुके हैं। लेट्स स्टार्ट द सेशन गाइस। चलिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करते हैं मेटलर्जी का। बेसिकली मेटलर्जी में आप करते क्या हो? मेटलर्जी में जो हमारे मेटल्स होते हैं ना, प्रीमियम मेटल्स, जो हमारी अर्थ के क्रस्ट में हमको ना अपनी पूरी डेली लाइफ में मेटल की जरूरत पड़ती है, ठीक है? सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, अपने आसपास देखो आपको मेटल जरूर मिलेंगे। मे बी अगर आपके आयरन की चेयर पे बैठे हो तो आयरन आप यूज ही कर रहे हो, ठीक है? तो आप पूरी डेली लाइफ में मेटल को जरूर यूज करते हो। और अगर आप मेटल को यूज करते हो तो मेटल का एक्सट्रैक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेटल बेटा आप लोग याद रखिएगा, एलिमेंट ऑब्वियसली मेटल होते हैं। और मेटल बेसिकली देखो, एलिमेंट कितने तरह के पाए जाते हैं? एक तो होते हैं मेटल, दूसरे होते हैं नॉन मेटल, तीसरे होते हैं मेटलॉइड्स। आता है समझ में? तो यहां पर हमें मेटल की बात करनी है, हमें नॉन मेटल की बात नहीं करनी। मेटलर्जी में नॉन मेटल की बात नहीं होती है, यहां पर मेटल्स और मेटलॉइड्स की बात होती है। और स्पेशली मेटल जो होते हैं आपके, वो दो स्टेट में पाए जाते हैं। पहला होता है फ्री स्टेट, दूसरा होता है कंबाइंड स्टेट। जरा आप इसको चेक कर लेना, मेटल दो स्टेट में पाए जाते हैं। पहला फ्री स्टेट, फ्री स्टेट का मतलब उसमें ज्यादा आपको हेडेक की जरूरत नहीं है, वो फ्री स्टेट में ही अवेलेबल होते हैं और उसमें आपको ना कुछ एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत प्रोसेस लगाओगे मेटल निकल के आ जाएगा। जैसे कि सिल्वर, बेटा सिल्वर फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। जैसे कि गोल्ड, गोल्ड फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। जैसे कि प्लैटिनम, प्लैटिनम फ्री स्टेट में अवेलेबल होता है। ये फ्री स्टेट वाले मेटल्स हैं, तो इसमें आप लोगों को ज्यादा एक्सट्रैक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन प्रॉब्लम कहां आती है? जैसे कि जो कंबाइंड स्टेट में मिलते हैं, जैसे कि जिंक, बेटा जिंक फ्री स्टेट में नहीं मिलता। जिंक आपको जिंक ब्लेंड की फॉर्म में मिलता है, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS। जैसे कि आपको कोरंडम, कोरंडम मतलब एल्यूमिना, Al2O3, एल्यूमिनियम आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलता, उसके लिए आपको एक्सट्रैक्शन करनी पड़ती है। जैसे कि रॉक सोल्ट, आपका ये जितना रिएक्टिव, सोडियम तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये आपको फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा। तो मेटल जो जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है वो बेसिकली उतना ही कंबाइंड स्टेट में मिलता है, फ्री स्टेट में नहीं मिलता। तो हमें मेटलर्जी में क्या पढ़ना होता है? हमें मेटलर्जी में बेसिकली उन मेटल्स को पढ़ना है जो हमें एक्सट्रैक्ट करने, उनकी स्ट्रेटजी क्या होगी, उसको फॉलो कैसे करेंगे, वो चीजें हमें पढ़नी है ताकि हमें मेटल लास्ट में मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा इंट्रोडक्शन था मेटलर्जी का। चलिए अब मैं आपको बताता हूं सबसे मजेदार बात। पूरी पीरियोडिक टेबल में मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पीरियोडिक टेबल आपको दिखती है ना, पीरियोडिक टेबल तो आपने सबने देखी होगी। तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको जो मेटल होते हैं 80% आप लोगों को मेटल मिलेंगे। पूरी पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को 80% मेटल मिलेंगे। 80% मायने रखता है। आप लोगों को बता देता हूं, एस ब्लॉक ऑलमोस्ट पूरा मेटल होता है हाइड्रोजन को छोड़ के। इसके अलावा डी ब्लॉक पूरा मेटल है, एफ ब्लॉक पूरा मेटल है, और पी ब्लॉक में भी आप लोगों को मेटल मिलते हैं नीचे जाने पर। ऊपर नॉन मेटल होते हैं लेकिन नीचे मेटल्स होते हैं। तो पी ब्लॉक ऐसा है जहां पर आप लोगों को थोड़े कम मेटल मिलते हैं, बाकी डी एंड एफ ब्लॉक में तो कंप्लीटली मेटल ही मेटल है। और एस ब्लॉक में भी हाइड्रोजन को छोड़ दो तो वो भी मेटल ही मेटल है, ठीक है? एल्कली मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल, डी ब्लॉक के मेटल्स, एफ ब्लॉक के मेटल्स। और अगर आप लोगों को यहां पर एक्सट्रैक्शन करना है उन 80% मेटल का जो कि पीरियोडिक टेबल में आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लोगों को मेटलर्जी लगानी पड़ेगी। अब मेटलर्जी की कुछ ना इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, उसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले मेटलर्जी की सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है मिनरल। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मिनरल? मिनरल क्या होता है? देखो, मिनरल बेसिकली मेटल का ऐसा कंपाउंड जो कि नेचर में पाया जाता है। जरा समझिए, मिनरल मेटल का एक ऐसा कंपाउंड होता है जो कि नेचर में पाया जाता है, जिसमें आप लोगों को इंप्योरिटीज मिलेंगी, इंप्योरिटीज उसके अंदर होंगी, उसी को हम लोग मिनरल कहते हैं। आया समझ में? अभी थोड़ी देर में एग्जांपल और दूंगा, ध्यान से देख लेना और अपने दोस्तों को कॉल करना। और आप लोग याद रखो, पूरा चैप्टर मेरे साथ करोगे फायदा तभी मिलेगा, इसलिए बड़े ध्यान से आप चेक कर लेना। मिनरल का मतलब क्या होता है? मिनरल का मतलब है कि बेटा मेटल का ऐसा कंपाउंड जिसमें आपको मेटल के साथ साथ इंप्योरिटीज भी मिलती हैं, उसको मिनरल कहते हैं। आया सबको समझ में? दूसरी है टर्म ओर। तो मिनरल का ऐसा वाला, ध्यान से समझना, किसी मेटल का ऐसा मिनरल जिसमें मेटल ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। जरा समझिए, ओर का मतलब समझिए, किसी मेटल का ऐसा मिनरल जिसमें मेटल ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है, या फिर हम लोग कहें कि उससे मेटल को निकालना प्रॉफिटेबल है, उसको ओर कहते हैं। जरा समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ओर का मतलब समझो।
जितने भी मिनरल हैं, जरा समझिए, सारे और मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल और नहीं होते। समझिए, सारे मिनरल और होते हैं लेकिन सारे और मिनरल नहीं होते। इस चीज को समझो जरा ध्यान से। मिनरल सारे कहलाते हैं लेकिन और उसमें चुनिंदा ही होते हैं। और का मतलब क्या होता है? और का मतलब होता है ऐसा मिनरल जिसमें मेटल की परसेंटेज ज्यादा होती है, या फिर ऐसा मिनरल जिसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना कमर्शियली प्रॉफिटेबल है, उसको हम लोग और कहते हैं। अब मैं इसको एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, और पर उससे पहले एक तीसरी टर्म और चेक कर लेते हैं। वो थर्ड टर्म है गैंग। गैंग का क्या मतलब है बेटा? गैंग का मतलब होता है इंप्योरिटी। आप लोग याद रखिए, इंप्योरिटी। तो अगर मैं कहूं यहां पर आपके पास तीन टर्म्स हैं। एक तो मिनरल जिसमें मेटल की परसेंटेज होती है, मेटल पाया जाता है, दैट इज मिनरल। और क्या कहते हैं? जिसमें मेटल की परसेंटेज सबसे ज्यादा होती है, जहां से आप लोग मेटल को प्रॉफिटेबली निकाल सकते हो, उसको हम लोग और कहते हैं। गैंग किसको कहते हैं? गैंग कहते हैं इंप्योरिटी को। तो अगर मैं थोड़ा और डिटेल में पढ़ाना चाहूं तो मतलब क्या निकलता है इन टर्म्स का, तो जरा चेक करिएगा। यहां पर अपन आयरन की बात कर लेते हैं। आयरन क्या होता है जरा आपको पता है ना? आयरन मतलब Fe। अब आपको पता है आयरन के मिनरल बहुत सारे हैं। कौन कौन से मिनरल हैं? सब लोग कॉपी के अंदर लिखिएगा, ठीक है? आयरन के मिनरल हैं हेमेटाइट, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3। नोट डाउन करना अपनी कॉपी के अंदर। आयरन का मिनरल है हेमेटाइट। नाचना नहीं है इस भाई के जैसे, नोट डाउन करना। आयरन का एक मिनरल है हेमेटाइट, आयरन का दूसरा मिनरल है मैग्नेटाइट, आयरन का तीसरा मिनरल है लिमोनाइट, आयरन का चौथा मिनरल है आयरन पायराइट, आयरन का पांचवा मिनरल है सिडराइट। जरा चेक करो यहां पर सबके फॉर्मूले लिखोगे। हेमेटाइट का फॉर्मूला Fe2O3, मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4, लिमोनाइट का फॉर्मूला Fe2O3.3H2O, और आयरन पायराइट का फॉर्मूला FeS2, और सिडराइट का फॉर्मूला FeCO3। अगर कोई पूछे आपसे कि आयरन कार्बोनेट किसको बोलते हैं? सिडराइट को। आयरन को ऑक्साइड क्या होता है? हेमेटाइट। आयरन के ऐसा कौन सा और है जिसके अंदर आयरन +2 और +3 दोनों में पाया जाता है? मैग्नेटाइट। लिमोनाइट का फॉर्मूला क्या होता है? Fe2O3.2S2। अब देखो यहां मजे की बात, ये बेटा ये सारे के सारे जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे मिनरल हैं। क्या है ये? मिनरल। ध्यान से समझना, दीज ऑल आर मिनरल्स। ये सारे के सारे मिनरल्स हैं। अब सवाल ये कि इन मिनरल्स में और कौन है? इन मिनरल्स में से कोई एक और होगा। और कौन होता है जिसमें आपके मेटल की परसेंटेज ज्यादा निकल के आती है जब आप उसको एक्सट्रैक्ट करते हो? और आपको बता देता हूं कि आयरन का और हेमेटाइट होता है, क्योंकि आयरन बेसिकली हेमेटाइट के अंदर 70% पाया जाता है। तो अपनी कॉपी के अंदर लिखो मिनरल। अगर कोई बोले आयरन का मिनरल बताओ, तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायरेट, सिडरेट, सारे के सारे मिनरल है। बट आयरन का और कौन सा है? अभी चैट में लिखो, आयरन का और है हेमेटाइट। अभी चैट में लिखो सबसे पहले, आयरन का और है हेमेटाइट। क्यों? क्योंकि उसमें आयरन 70% पाया जाता है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करोगे तो वहां से आयरन आपको 70% मिलेगा। सबको समझ में आ गया? यानी कि उसमें 30% इंप्योरिटीज होंगी, गैंग होंगी, जिसको हमें हटाना पड़ेगा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो यहां पर हेमेटाइट हमारा आयरन का और है, और अगर मिनरल बोले तो हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। ये वही वाली थी, है ना? वो तुमने ऐड सुनी है निरमा की, वॉशिंग पाउडर निरमा, निरमा। हाँ, वो कौन सी वाली ऐड थी? तो ऐसा हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, आयरन पायराइट एंड सिडराइट, ये मिनरल है। इसमें से और कौन है? हेमेटाइट। आप लोग याद रखिएगा, और हमारी हेमेटाइट ही है, जहां से 70% हमें आयरन मिलता है। सबको समझ में आया? चलिए, तो मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? चलिए अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। अब हमें मालूम पड़ गया मिनरल क्या होता है, हमें मालूम पड़ गया और क्या होता है, हमें मालूम पड़ गया गैंग क्या होती है। अब हमारा मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? तो देखो बेटा, मेटलर्जी का मतलब होता है अगर आप ओर में से एक्सट्रैक्शन प्रोसेस लगा के वहां से इंप्योरिटी को अलग कर दो और उसमें से मेटल को बाहर निकाल लो। मेटलर्जी का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ प्योर मेटल फ्रॉम दी ओर में से इंप्योरिटी को अलग करते हुए मेटल को बाहर निकालने के प्रोसेस को मेटलर्जी कहते हैं। सबको समझ में आ गया? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बहुत बढ़िया। याद रखिएगा आप, मतलब क्या है मेटलर्जी का? मेटलर्जी का मतलब होता है किसी के ओर में से इंप्योरिटी को अलग करके मेटल को बाहर निकालना, मेटलर्जी कहलाता है। इज दिस क्लियर? बहुत बढ़िया। अब हम चलते आगे। अगर आप लोगों को मेटल निकालनी है तो मेटल निकालने के 3 प्रोसेस होते हैं। अब यहां से आपका चैप्टर शुरू होता है। ये भाई कैसा डांस कर रहा है, आहा आहा आहा। भाई बंदे को मजा आ रहा है।
ऐसे ही मेरे स्टूडेंट को भी मजा आ रहा है, तो आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। आहा आहा, जब जो समझ में आया ना ऐसे डांस करने वाला। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के 3 प्रोसेस होते हैं। पहला वाला प्रोसेस होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर, दूसरा वाला प्रोसेस होता है हमारे पास रिडक्शन ऑफ ओर, और तीसरा प्रोसेस होता है रिफाइनिंग ऑफ ओर। 3 प्रोसेस होते हैं मेटल को बाहर निकालने के। सबसे पहले ओर की हम लोग क्या करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, फिर ओर की क्या करते हैं, रिडक्शन, फिर ओर की क्या करते हैं, रिफाइनिंग, और फाइनली हमें आहा 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 हमें हमारा मेटल मिल जाता है। सबको समझ में आया? धूम मचाएंगे, फटाफट से आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। सबको क्लियर है? तो हमें 3 प्रोसेस लगते हैं, कॉन्सेंट्रेशन, रिडक्शन एंड रिफाइनिंग। ये मेटल के 3 प्रोसेसेस हैं। चलिए एक एक करके सबको पढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन को पढ़ते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है बेटा ड्रेसिंग। आप लोगों को अगर घर से बाहर निकलना होता है तो आप जच के बाहर निकलते हो, है ना। लड़कियों का तो ऐसा होता है पूरा मेकअप लगा के, लिपस्टिक और बिंदी लगा के और ऐसे सब कुछ लगा के बाहर निकलती है। लड़के लोग क्या करते हैं, लड़के लोग भी आजकल क्रीम क्राम लगा के, फेविकोल क्या बोलते हैं उसको, फेयर एंड लवली, सॉरी, तो वो निकाल के बाहर निकलते हैं। तो मतलब समझो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको ना रास्ते में चलते चलते एक सिक्का मिल गया, तो बेटा वो सिक्का अकेला तो मिलेगा नहीं, आपको उसके अंदर बहुत सारी, सिक्का अगर मिट्टी में दबा हुआ मिला तो उसमें गंदगी होगी। तो बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ओर की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। जैसे आप लोग ड्रेसिंग करते हो वैसे ओर की ड्रेसिंग करनी पड़ती है। सबको समझ में आया? तो ओर की ड्रेसिंग को या उसके बेनिफिकेशन को आप नाम नोट डाउन करो सब लोग। और के बेनिफिकेशन को या फिर उसकी ड्रेसिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। याद रखना, और के बेनिफिकेशन को या फिर और की ड्रेसिंग को हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन से आप क्या करते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन से बेसिकली इंप्योरिटीज को बाहर निकालते हो। जैसे कि मिट्टी, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स से मिट्टी को बाहर निकालते हो, आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फोर्स से सिलिका को बाहर निकालते हो। आया सबको समझ में? तो इन गैंग को बाहर निकालना सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन से किया जाता है। तो अगर हमें डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करोगे, तो कॉन्सेंट्रेशन का डेफिनेशन देखो, और ये आपका डेफिनेशन बेसिकली आपके 4 ऑप्शन में बहुत बार पूछ लिया जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ गैंग, लुक एट इट, the process of removal of gang is known as concentration, or known as ore dressing, or known as benefication। ये 3 नाम होते हैं, सब लोग नोट डाउन करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉन्सेंट्रेशन का पहला नाम ओर ड्रेसिंग, दूसरा नाम बेनिफिकेशन। सबको समझ में आ गया? आहा, ओपन गंगनम स्टाइल। अब हम ये देखेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर कितने तरह का होता है। सब लोग याद रखना, ओह गंगनम स्टाइल। चलो अब और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और कितनी तरह का हो रहा है, मेथड जरा चेक करते हैं। तो आप जरा चेक करना मेथड्स कितने हैं बेटा। इसके टोटल 4 मेथड्स होते हैं। पहला मेथड होता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मेथड होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा मेथड होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, और चौथा मेथड होता है लीचिंग। सबको समझ में आया? तो 4 मेथड होते हैं कॉन्सेंट्रेशन, किसी भी और के कॉन्सेंट्रेशन के 4 मेथड होते हैं। पहला मेथड हाइड्रोलिक वॉशिंग, दूसरा मेथड फ्रोथ फ्लोटेशन, तीसरा मेथड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, चौथा मेथड लीचिंग। इन्हीं को हमें पढ़ना है। इसमें से इंपॉर्टेंट कौन से हैं, 2 मेथड जिसमें सवाल बहुत ज्यादा आते हैं। कौन कौन सा है, हमारा गंगनम बताएगा। गंगनम पीछे से पदवा दो, थोड़ा सा बता दो। तो उसने बताया, हमारे गंगनम ने बताया कि भैया ऐसा है कि जो फ्रोथ फ्लोटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो कहता है कि हमारी लीचिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके 2 मेथड है जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर हम चारों पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। सबको समझ में आया? तो हाइड्रोलिक वॉशिंग, फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड लीचिंग, 4 तरह के मेथड होते हैं कॉन्सेंट्रेशन के। चलो तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं, बहुत आसान है, ध्यान से देखना। ओपन गंगनम स्टाइल। मैं उसे कहा जाए यार, ऐसी धूम सीरीज आपको कहीं पूरे यूट्यूब पे देखने को नहीं मिलेगी। आप लोग याद रखना एक बात, देखो लाइट मेरे हाथ में नहीं है, अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई तो मैं वापस जरूर आऊंगा, आपका ए स्क्वायर वापस आएगा, तो चैनल पे वापस जरूर आ जाना। सबको समझ में आता है? चलिए सबसे पहले हाइड्रोलिक वॉशिंग को पढ़ते हैं। तो भैया ऐसा है, मेरे बात ध्यान से सुनना। हाइड्रोलिक वॉशिंग का मतलब क्या है, अगर आपको रोड पे मान लो कि एक सिक्का मिट्टी में दबा हुआ मिला, तो आप सबसे पहला काम क्या करोगे, आप घर पे आते उसको धोओगे, क्योंकि पानी क्या करता है, मिट्टी को वहां से हटा देगा। तो बेसिकली हाइड्रोलिक वॉशिंग करने का काम करते हैं। तो बेटा आपको मैं एक बात बताता हूं, यहां पर है ना छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक वॉशिंग करने के लिए आप ओर को किस फॉर्म में लेके आते हो, ओर को आप पाउडर फॉर्म में लेके आते हो, ये आप लोग ध्यान रखना, ओर को आप पाउडर फॉर्म में लेके आते हो। अब उस ओर को कहां डाला जाता है, हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए ये सेटअप है, जरा आप इसको चेक करना, हाइड्रोलिक वॉशिंग के लिए सेटअप है। उसमें आप क्या करते हो, ये जो आप लोगों को जार दिख रहा है, इस जार में से आप पाउडर्ड ओर को डालते हो ऊपर से, और यहां से एक ना साइड में पाइप जा रहा है, ये पाइप बेसिकली, जो पाइप है ना बेसिकली
जिससे आप अपनी पोटे भी धो सकते हो। ऐसे मान लो नल लगा हुआ है, तो बेसिकली ये जो पाइप है, इस पाइप से आपको ना भयंकर एकदम तेज स्पीड से पानी बाहर निकलता दिखेगा। ये देखो, ये पानी बाहर निकल रहा है। तो अब ये क्या करेगा, आप ऊपर से और डाल रहे हो, और भारी होती है, याद रखो, है ना, मिट्टी हल्की होती है और मिट्टी के अंदर जो और होती है वो भारी होती है। तो जैसे ही आप पानी का फ्लो कराओगे, बेसिकली जो भारी और है वो तो नीचे बैठ जाएगी, और मिट्टी बहती हुई कहां चली जाएगी, बहती हुई आगे चली जाएगी। बड़ा कॉमन सेंस है, आप लोग लगाओ। अगर मैंने ऊपर से ओ डाला तो पानी के तेज फ्लो से मिट्टी बह जाती है। ये बचपन में मैंने बहुत किया है। आप कभी चप्पल धोए हो, मान लो आपके ना, आपके पैर पर, आपके चप्पल पर मिट्टी लगी हुई है, तो आप पानी से धोते हो, तो पानी से धोते ही पानी मिट्टी को बहा के लेके चली जाती है। तो पानी मिट्टी को बहा के लेके चली जाएगी, और बेसिकली आपकी और जो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, जो भारी होती है, वो नीचे बैठ जाएगी। सबको समझ में आ गया? इसी को हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। अब यहां पर काम की चीज क्या है, जरा आप उसको पढ़ लेते हैं। यहां पर काम की चीजों पे फोकस करते हैं। सबसे पहली चीज, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है, इस पे सवाल पूछा जाता है। हाइड्रोलिक वॉशिंग का बेसिक प्रिंसिपल है डेंसिटी डिफरेंस। नोट डाउन करो, इस पे सवाल आता है। डेंसिटी डिफरेंस का मतलब और भारी, मिट्टी हल्की। डेंसिटी डिफरेंस जिसकी वजह से मिट्टी आगे चली जाती है और नीचे बैठ जाता है। दूसरा वाला क्या है, ये किसके लिए यूज की जाती है, जरा आप चेक करो, ये किसके लिए यूज की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल बहुत बार पूछा जाता है। तो बेसिकली ये यूज की जाती है टिन के लिए, लेड के लिए, आयरन के लिए। जरा आप चेक कर लो किसके लिए यूज की जाती है, प्लीज आप नोट डाउन करो। सो ये टिन के लिए, लेड के लिए, आयरन के लिए यूज की जाती है। टिन के लिए, लेड के लिए, आयरन के लिए यूज की जाती है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, तो बेसिकली यहां पर जो लाइट ओर्स होती है ना, लाइट ओर्स कैन नॉट बी कॉन्सेंट्रेटेड। आप इसको लिख लो बेटा, हाइड्रोलिक वॉशिंग से लाइट ओर को आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। क्यों? हाइड्रोलिक वॉशिंग से आप लाइट और हल्की ओर को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हल्की ओर भी मिट्टी के साथ बह जाएगी, तो वहां पर यह काम की नहीं है। सबको समझ में आया? नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो आप लोग याद रखिए कि डेंसिटी डिफरेंस की प्रिंसिपल पे काम करती है। यहां पर टिन, लेड, आयरन को आप कर सकते हो, लेकिन लाइट और हल्की और को नहीं कर सकते हाइड्रोलिक वॉशिंग। सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग को थोड़ा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। इसके प्रोसेसेस क्या होते हैं, जरा आप उसको चेक कर लेता। तो इसके प्रोसेसेस क्या है, जरा हम लोग उसको चेक करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, जेट ऑफ वाटर पास कराना पड़ता है। बहुत तेज गति से पानी को पास कराना पड़ता है, बहुत तेज गति से। दूसरा आपको क्या करना पड़ता है, दूसरा आप लोगों को यहां पर क्रश ओर को पोर करना पड़ता है। ऊपर वाले जार से, ऊपर वाले जार से क्रश ओर को डाला जाता है। समझ में आ गया? उसको हम लोग हाइड्रोलिक क्लासीफायर भी कहते हैं। तो इसको हम लोग हाइड्रोलिक क्लासीफायर भी कहते हैं। यहां से हम लोग ओर को डालेंगे, यहां से पानी को फ्लो करवाएंगे। फिर उसके बाद ऑटोमेटिकली आपकी जो हैवी ओर है, बेसिकली वो सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब नीचे बैठ जाएगी, और आपकी जो मिट्टी है वो आगे बैठ जाए, आगे गैंग जो है वो आगे बह जाएगी। ये सिंपल सा प्रोसेस है इसका। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पर, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। किस तरह से हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज करते हैं। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको नोट डाउन कर लेना। सेकंड पॉइंट पर हम लोग पहुंच चुके हैं, दैट इज फ्रोथ फ्लोटेशन। तो बेटा यहां पर कॉन्सेंट्रेशन फ्रोथ फ्लोटेशन से कैसे होता है, जरा आप उसको जरा चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर आते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखो, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन फ्रोथ फ्लोटेशन। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन को हम लोग सल्फाइड ओर के लिए यूज करते हैं। लिखिए भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रोथ फ्लोटेशन को तो कैसे हैं आप लोग, लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? ये डायलॉग आजकल बहुत फेमस हो रहा है, तो कैसे हैं आप लोग। जरा देखो, यहां पर सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज किया जाता है, जैसे कि कॉपर की सल्फाइड ओर, जैसे कि जिंक की सल्फाइड ओर, जैसे कि आयरन की सल्फाइड ओर, जैसे कि लेड की सल्फाइड ओर। सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया। तो कॉपर की, जिंक की, लेड की और आयरन की सल्फाइड ओर को बेसिकली फ्रोथ फ्लोटेशन के हम लोग अलग करते हैं। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब इसका सेकंड पॉइंट पर चलते हैं। सल्फाइड ओर इज वेटेड बाय, जरा आप चेक करना, जो सल्फाइड ओर होती है बेसिकली वो ऑयल से गीली हो जाती है। किससे गीली हो जाती है? ऑयल से गीली हो जाती है, और वो ऊपर की तरफ मूव कर जाती है। प्रिंसिपल को जरा चेक करना। यहां पर सल्फाइड ओर, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, यहां पर सल्फाइड ओर बेसिकली ऑयल से गीली हो जाएगी, जो झाग बनेगा जिससे ऑयल ऊपर चला जाएगा। सबको समझ में आता है? नाउ दिस पॉइंट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे होता है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। और यहां पर जरा आप चेक करना, तीसरा पॉइंट क्या है कि गैंग जो होती है बेसिकली वो यहां पर नीचे की तरफ बैठ जाती है। गैंग नीचे की तरफ बैठ जाती है। तो यहां पर सब सही चल रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यस, यस,
सबको आवाज आ रही है? क्या बात है, सबको आवाज आ रही है, सुनाई दे रहा है ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? प्लीज मुझे बताते रहना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत बढ़िया। चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं। तो यहां पर हमें मालूम पड़ गया कि फोर्थ फ्लोटेशन में बेसिकली सल्फाइड ओर को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है, सल्फाइड ओर को हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो कैसे होता है ये काम? तो चलिए जानते हैं कैसे होता है ये काम। बफर हो रहा है बेटा? बफरिंग हो रही है क्या? बफर हो रहा है बेटा? रुको एक सेकंड, रुकना। अगर बफरिंग हो रही है तो आप जाना मत कहीं भी, चिंता मत करो, मैं वापस आऊंगा। अभी अभी सुनाई दे रहा है? अभी सुनाई दे रहा है? एकदम कंटिन्यू सुनाई दे रहा है? एक बात याद रखना, चाहे नेट की प्रॉब्लम हो, बफरिंग हो, चाहे कुछ भी हो, आप लोगों को छोड़ के पूरा पूरा सेशन देख के जाना, कहीं छोड़ के मत जाना, ठीक है? तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ये ऊपर नीचे होता रहेगा, उसकी चिंता मत करना। चलिए तब होता क्या है जरा आप चेक करो। फ्रोथ फ्लोटेशन में बेसिकली यहां पर एक कंटेनर लेते हो आप, जरा आप ध्यान से चेक करना। फ्रोथ फ्लोटेशन में एक कंटेनर लिया जाता है, ले लिया कंटेनर, और अब अभी उस कंटेनर के बाद आप क्या करते हो? उस कंटेनर में आप लोग क्या करते हो, एक ना इस तरह का सेटअप लगाते हो। देखो ये पाइप का सेटअप है, जरा ध्यान से देखना। और उस पाइप के सेटअप के अंदर आप क्या करते हो, यहां पर कंप्रेस एयर को अंदर की तरफ फ्लो करवाते हो बहुत तेजी से। ऐसा बचपन में किया होगा, हवा हवा अंदर जाने देते ना ऐसे करके, तो यहां पर तेज हवा को अंदर जाने दिया जाता है, जिससे नीचे बबल पैदा होंगे। तो बेसिकली ये जो सेटअप लगाया है, बेसिकली वो किसके लिए लगाया? वो बबल को पैदा करने के लिए लगाया, ठीक है? तो बबल पैदा होंगे। अब उसमें और क्या क्या डालते हो? बहुत सिंपल है, यहां पर झाग को पैदा करने के लिए अपन पाइन ऑयल डालते हैं। तो यहां पर पाइन ऑयल को डाला जाता है ताकि झाग पैदा हो। तो जैसे ही आप बबल फ्लो करवाओगे, झाग पैदा होंगे पाइन ऑयल की वजह से। तो होगा कुछ यूं कि जैसे ही आप इसके अंदर ओर को डाल दोगे, तो ओर के साथ साथ इसके अंदर आपको क्या क्या डालना है? ओर के साथ आपको पाइन ऑयल भी डालना है, इसके अलावा कुछ चीजें और डलेंगी जो आपको बताता हूं। तो होता कुछ यूं है, जैसे ही आप एयर फ्लो करवाओगे तो यहां से ना और यहां पर ऑयल से गीली हो जाएगी। तो जो ओर होती है बेसिकली चेक करना, ओर किससे गीली हो जाएगी? पाइन ऑयल से। और जैसे ही आप बबल फ्लो कराओगे, ये सारी की सारी जो ओर है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी इस तरह से। जो झाग है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। आ रहा है सबको समझ में? झाग ऊपर की तरफ चला जाएगा और उस झाग को आप इकट्ठा कर लोगे, उस झाग को आप लोग इकट्ठा कर लोगे ऐसे साइड में। समझिएगा, यहां पर आपकी झाग के अंदर और आ चुका है, और जितनी भी गैंग है वो भारी होने की वजह से नीचे बैठ जाएंगी। आप लोग याद रखिएगा तरीका क्या है। आप लोगों को यहां पर बबल फ्लो करवाने हैं। आप जैसी एयर पास कराओगे बबल पैदा होंगे। उस बबल से सारी की सारी ओर जो कि ऑयल से गीली हो चुकी है वो ऊपर चली जाएगी, जिसको झाग से हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। आ रहा है सबको समझ में? झाग से हम लोग इकट्ठा कर लेंगे। तो ये फ्रोथ फ्लोटेशन का तरीका होता है। अब थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं इसको, ताकि आप लोगों को समझ में आए। सबसे पहले तो आप फ्रोथ फ्लोटेशन से किसको, फ्रोथ फ्लोटेशन से आप लोग किसको, किसको यहां पर बाहर निकालते हो? कंसंट्रेशन किसका करते हो? जरा आप चेक करो। आप फ्रोथ फ्लोटेशन से कॉपर ग्लांस का करते हो। कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला क्या होता है? Cu2S। नोट डाउन करते रहना, जो बच्चे पढ़ने आए ना, ईमानदारी से बोल रहा हूं, एक कुछ ईमानदार बच्चे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने आते हैं। तो मेरा ध्यान समझना इस चीज को, हमारे यहां पर पढ़ने के लिए बहुत स्वागत है। और यहां पर देखो एक लड़का है प्रशांत वर्मा, वो कंटिन्यूसली एक ही काम कर रहा है, बैठ के कुछ नहीं कर रहा। दो तीन बच्चे जिनका एक ही काम है, वो बफर की यहां पर लोगो भेजते रहते हैं। बेटा पढ़ लो, कोई काम आएगा, या फिर कहीं दूसरे से पैसे लेके आए हो चैट में लिखने के लिए, अब तुम्हारी मर्जी है। बट यहां पर जरा चेक करना, एक तो कॉपर ग्लांस, कॉपर ग्लांस सल्फाइड ओर होता है, जिसको हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, उसको हम फ्रोथ फ्लोटेशन से अलग करते हैं। दूसरा है जिंक ब्लेंड, जिसका फॉर्मूला होता है ZnS, उसको हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन से अलग करते हैं। तीसरा है आयरन पायराइट, जिसका फॉर्मूला होता है FeS2। और चौथा है यहां पर गैलेना, गैलेना का फॉर्मूला होता है PbS, गैलेना होता है PbS। जो कर रहा है उसको अलग अलग हटा दो, जो कर रहा है ऐसे उसको हटा दो। चलो सो फाइनली जरा हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है? चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो कॉपर ग्लांस, जिंक ब्लेंड, आयरन पायरेट और गैलेना, इनको हम लोग फ्रोथ फ्लोटेशन से अलग करते हैं। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, जरा आप उसको चेक कर लो। फ्रोथ फ्लोटेशन से इंपॉर्टेंट चीजों को चेक करो, ठीक है? चलिए तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि भैया हम लोग इसके अंदर डालते क्या क्या है? और भी डालते हैं, और के साथ साथ हम पाइन ऑयल भी डालते हैं। पाइन ऑयल के साथ साथ और क्या डाला जाता है? इसमें आप लोगों को झाग जो पैदा होती है फ्रोथ, उसको स्टेबलाइज करने के लिए फ्रोथ स्टेबलाइजर भी डाला जाता है। तो सबसे पहले प्रोसीजर चेक करते हैं। प्रोसीजर में हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको पाउडर फॉर्म में ओर को डालना पड़ता है। और आप पाउडर फॉर्म में ओर को डालते हो किस किस के साथ में? उसके साथ पानी होता है और उसके साथ यहां पर पाइन ऑयल होता है। तो पाइन ऑयल
साथ में पानी, क्या क्या चीजें डाली जाती है जरा आप चेक करो, पाइन ऑयल, साथ में पानी, साथ में और, ये 3 चीज तो आप डालते हो। इसके अलावा आप क्या डालते हो जरा आप चेक करना, इसके अलावा यहां पर आप हवा को, यानी कि यहां पर कंप्रेस्ड एयर को यहां से फ्लो करवाते हो तेजी से। इज दिस क्लियर? यहां से होता कुछ यूं है कि जितनी भी ओर होती है बेसिकली वो ऊपर की तरफ झाग के साथ ऊपर की तरफ चली जाती है, झाग के साथ वो ऊपर की तरफ चली जाती है। इज दिस क्लियर? और गैंग नीचे बैठ जाते हैं, जितने भी गैंग हैं वो नीचे बैठ जाते हैं। अब यहां पर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की तरफ बात करते हैं। सबसे पहले तो झाग को पैदा करने के लिए आप क्या डालते हो, फ्रोथर क्या होता है? तो झाग को पैदा करने के लिए हम लोग पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज आप लिख लो, काम आएगा। झाग को पैदा करने के लिए पाइन ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं यस कैलिप्टस ऑयल भी कहते हैं, यूकलिप्टस ऑयल। तो आप लिख लो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड यूकलिप्टस ऑयल। पाइन ऑयल या फिर यूकलिप्टस ऑयल को हम लोग झाग पैदा करने के लिए डालते हैं। पहला क्लियर है? चलिए, अब उसके बाद यहां पर कलेक्टर, कलेक्टर के लिए किसको डाला जाता है, पोटेशियम इथाइल जिंथेट। आप लिख लो, ये इसका काम होता है कलेक्टर का। यहां पर जरा चेक करना, पोटेशियम इथाइल जिंथेट का काम होता है कलेक्टर का। यहां पर इस कलेक्टर का काम क्या होता है, टू एनहेंस द नॉन विटेबिलिटी ऑफ मिनरल वाटर, ताकि आपके जो मिनरल्स हैं, मिनरल पार्टिकल्स हैं, उनकी नॉन विटेबिलिटी को वो एनहेंस करता है, ताकि आपके मिनरल पानी से गीले ना हो, ऑयल से गीले हो और ऊपर चले जाएं। तो ये काम कौन करता है, कलेक्टर। कलेक्टर की जगह आप क्या इस्तेमाल करते हो, आप कलेक्टर की जगह पोटेशियम इथाइल जेंथेट इस्तेमाल करते हो। पोटेशियम इथाइल जेंथेट को यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। सबको समझ में आ गया? इसके अलावा फ्रोथ स्टेबलाइजर, झाग को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें क्या डाला जाता है, एनिलीन। नोट डाउन करो, झाग को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें एनिलीन डाला जाता है। एनिलीन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H5NH2, इसको एनिलीन कहते हैं। या फिर आप यहां पर क्रिसोल भी डाल सकते हो। क्या डाल सकते हो, क्रिसोल भी डाल सकते हो। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा कि झाग को स्टेबलाइज करने के लिए एनिलीन या फिर क्रिसोल डाला जाता है। क्रिसोल का फॉर्मूला क्या होता है, OH के ऑर्थो पोजीशन पे आप CH3 लगाते हो, इसको क्रिसोल कहते हैं। इन दोनों में से कुछ भी आप फ्रोथ स्टेबलाइजर के जैसे डाल सकते हो। सबको समझ में आया? बहुत बढ़िया। दोनों यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने में सक्षम है, इसलिए इनको डाला जाता है। अब हम चलते हैं यहां पर डिप्रेसेंट का रूल क्या है। तो यहां पर डिप्रेसेंट का एक कॉन्सेप्ट आता है जो आप लोगों को पढ़ना है। फ्रोथ फ्लोटेशन में डिप्रेसेंट का कॉन्सेप्ट क्या है, जरा आप उसको समझो। मान लो कि आपके पास है ना सल्फाइड ओर के अंदर है ना आपको दो अलग अलग सल्फाइड के क्या मिल गए, सल्फाइड ओर में आपको दो अलग अलग सल्फाइड के ओर मिक्स हैं। जरा ध्यान से समझना, आपकी सल्फाइड ओर के अंदर आपके दो अलग अलग सल्फाइड के मिनरल्स मिक्स हैं। उस केस में आप लोगों को क्या करना पड़ता है, आप किसी एक को ही अलग करना चाह रहे हो, तो डिप्रेसेंट के तौर पे आप किसको इस्तेमाल करते हो, सबसे पहले तो डिप्रेसेंट के तौर पे आप सोडियम साइनाइड या फिर सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हो। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो कि डिप्रेसेंट के तौर पे यहां पर फ्रोथ फ्लोटेशन में किसको यूज किया जाता है, सोडियम साइनाइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। इस पे से सवाल पक्का आएगा बच्चों, आप इसको प्लीज एक बार नोट डाउन कर लो। मैं यहां पर स्टार लगा देता हूं, सोडियम साइनाइड या फिर सोडियम कार्बोनेट आपका डिप्रेसेंट की तरह काम करता है। अब सवाल यह कि होता क्या है, तो होता कुछ यूं है कि मान लो आपके पास एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर आपके पास लेड का सल्फाइड और जिंक का सल्फाइड दोनों है, और आपको तो लेड का सल्फाइड और जिंक का सल्फाइड अगर दोनों है तो आपको तो एक ही चाहिए। इन दैट केस आप डिप्रेसेंट डालते हो। डिप्रेसेंट क्या करेगा जरा आप चेक करना, डिप्रेसेंट यहां पर लेड सल्फाइड से अगर आप इसकी डिप्रेसेंट की रिएक्शन कराओगे, लेड सल्फाइड की रिएक्शन कराते हैं डिप्रेसेंट। डिप्रेसेंट कौन है हमारा, सोडियम साइनाइड, ये हमारा डिप्रेसेंट है। अगर आपने सोडियम साइनाइड से पीबीएस की रिएक्शन कराई तो कोई रिएक्शन होगी ही नहीं। लेकिन अगर आपने मान लो कि जिंक की रिएक्शन आपने NaCN से करवा दी तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देगा। ये जरा चेक करो, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएगा, और ये जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है बेसिकली वो सॉल्युबल होता है। तो आप जरा समझिए यहां पर इसका रोल क्या है, ये सॉल्युबल होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, डिप्रेसेंट क्यों डाला, ताकि आप यहां से पीबीएस को अलग कर दो, ZNS को अलग कर दो। समझ में आया? तो पीबीएस बेसिकली डिप्रेसेंट से रिएक्शन नहीं करती, लेकिन ZNS NaCN से रिएक्शन करके क्या बना देगा, एक सॉल्युबल कंपाउंड बना देगा। अब होगा कुछ यूं कि मान लो, जरा आप ध्यान से चेक करना, ये है कंटेनर, इस कंटेनर में पीबीएस तो है बेसिकली, अगर आप पीबीएस की बात करो तो पीबीएस तो घुलेगा नहीं, तो वो ऊपर चला जाएगा ऑयल के साथ, लेकिन ZNS अंदर ही रह जाएगा, जिंक सल्फाइड बेसिकली अंदर ही रह जाएगा। सबको समझ में आया? नाउ दिस इज हाउ यू हैव टू सोल्व दिस।
तो यहां पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनने के चक्कर में डिप्रेसेंट के साथ हमारा फायदा हो गया। जरा इस चीज को समझना, यहां पर डिप्रेसेंट का रोल है एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाना जिससे जिंक सल्फाइड अलग हो जाएगा सॉल्युबल होकर, और पीबीएस लेड सल्फाइड को हम लोग अलग कर लेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है डिप्रेसेंट का। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आ रहा है? तो मैं थोड़ा सा बता देता हूं। आपके जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं बेसिकली वो पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं, या वेटी हो जाते हैं तो वो नीचे बैठ जाते हैं। और जो पीबीएस होता है बेसिकली वो किसके साथ, वो झाग के साथ गीला होके ऊपर चला जाएगा। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जिस जिसको अब समझ में आ गया वो एक बार प्यार से एक स्माइली बना दो कि हां सर हमें समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट क्या है। आप डिप्रेसेंट का कॉन्सेप्ट आप अच्छे से समझाए, हमें समझ में आ गया। तो डिप्रेसेंट में दोबारा समझा देता हूं। मान लो कि आपके पास एक ऐसी कोई और है जिसके अंदर पीबीएस और जेडएनएस दोनों है। अब अगर आप मान लो कि सिर्फ पीबीएस को अलग करना चाहते हो तो डिप्रेसेंट डाल दो। डिप्रेसेंट कौन होगा? NaCN। NaCN पीबीएस से रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन वो जिंक सल्फाइड से रिएक्शन करके उसको सॉल्युबल करके नीचे बिठा देगा। फाइनली हमारा पीबीएस अलग हो जाएगा, झाग से अलग निकल जाएगा। सबको समझ में आया? अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन की, जो सबसे आसान है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन यहां पर कैसे काम करता है? बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन आप उन ओर्स के लिए इस्तेमाल करते हो जहां पर आयरन हो, या फिर जो मैग्नेटिज्म के लिए अट्रैक्शन शो करते हो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो मैग्नेटिज्म के लिए अट्रैक्शन शो करते हो। सबको समझ में आया? तो यहां पर मैग्नेटिज्म के लिए अट्रैक्शन शो करते हो, उनके अंदर यूज करते हैं। चलो यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को चेक कर लेते हैं। सबसे पहले पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? इट इज यूज फॉर द इंप्योरिटीज और ओर्स विच हैव मैग्नेटिक, जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है उनके अंदर हम लोग यूज करते हैं। अब इसमें करते क्या है? दूसरा पॉइंट, मैग्नेटिक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड। यहां पर होगा कुछ ही, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। यहां पर एक चक्के नुमा, ये चक्के नुमा ना एक बेल्ट है, इसमें दो चक्के लगे हुए हैं, पर जो आगे वाला जो चक्का ना बेसिकली वो खुद ही मैग्नेट है। आगे वाला चक्का खुद क्या है? वो खुद एक मैग्नेट है। अब होगा कुछ यूं कि मान लो आपने ऊपर से एक ओर डाला और उस ओर के अंदर आपके पास है ना आयरन है, तो होगा कुछ यूं यहां से ओर निकल रहा है, बेसिकली वो निकल के आगे की तरफ जा रहा है। अब होगा कुछ यूं कि आयरन तो चक्के से चिपका रहेगा, चक्के से चिपकने के बाद वो कहां गिरेगा? आगे वाले कंटेनर पे गिरेगा। तो बेसिकली जो नेक्स्ट कंटेनर है उसमें आयरन इकट्ठा होता रहेगा, लेकिन मिट्टी तो नहीं चिपकती, तो मिट्टी सीधी जाके फर्स्ट कंटेनर में गिरेगी। तो यहां पर फर्स्ट कंटेनर में आपको सैंड या फिर मिट्टी मिलेगी और सेकंड कंटेनर में आपको आयरन की ओर मिल जाएगी। इसको मैग्नेटिक सेपरेशन कहते हैं। बहुत आसान है, बच्चों का सा खेल है और ये सबको पता है। अब नॉन मैग्नेटिक पार्टिकल्स फॉल्स अवे, ये तो सबको पता है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यहां पर किन किन के लिए इसको यूज किया जाता है जरा आप उसको चेक कर लो। यहां पर मैग्नेटिक ओर्स के लिए इसको यूज किया जाता है, या फिर ऐसी इंप्योरिटी जो कि मैग्नेटिक होती है उनके लिए इसको यूज किया जाता है। सबको समझ में आया? अब हम चलते हैं हमारे द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेंट्रेशन टर्म लीचिंग की तरफ। भैया लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सच्ची कह रहा हूं, लीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी कॉपी पेन लेके बैठना, और यहां पर यह गलती नहीं होनी चाहिए। लीचिंग के अंदर बेसिकली लीचिंग में क्या करते हैं? लीचिंग में हम लोग आप उन मेटल्स को सॉल्युबल बना देते हो जो आपको चाहिए। और गैंग मेटल तो सॉल्युबल होते हैं तो वो नीचे, सॉल्युबल होने के कारण वो सॉल्युबल हो जाते हैं तो उनको अलग ले लेते हैं, और गैंग सॉल्युबल नहीं होती वो नीचे बैठ जाती हैं। तो हम लोग यहां पर क्या करते हैं? व्हेन मेटल्स आर मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू इंप्योरिटी, तो हम लोग किसको यूज करते हैं? लीचिंग को यूज करते हैं। अगर मेटल ज्यादा सॉल्युबल हो एज कंपेयर टू इंप्योरिटी तो हम लोग लीचिंग को इस्तेमाल करते हैं। इज दिस क्लियर? जैसे कि एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के केस में आप लीचिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हो। जैसे कि सिल्वर गोल्ड, सिल्वर गोल्ड के केस में हम लोग लीचिंग प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि लीचिंग प्रोसेस लगाते किस में है, तो मैं आपको लगा के दिखाता हूं। आप लीचिंग प्रोसेस एल्यूमिनियम में लगा सकते हो, आप लीचिंग प्रोसेस सिल्वर और गोल्ड में लगा सकते हो। कैसे लगाते हैं जरा अपन चेक करते हैं। सबसे पहले एल्यूमिनियम पे लगा के बताता हूं, और मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं, एल्यूमिनियम के ऊपर लीचिंग प्रोसेस के ऊपर पिछले 10 साल के अंदर 4 सवाल आ चुके हैं, 4 MCQs पूछे जा चुके हैं। इसलिए आप अच्छे से नोट डाउन कर लेना, फिर मत कहना कि मैंने बताया नहीं। तो एल्यूमिनियम में पहले तो एल्यूमिनियम के मिनरल्स को चेक कर लेते हैं। एल्यूमिनियम के मिनरल्स कितने होते हैं? तो मैं आपको आपकी क्लैरिटी के लिए बता देता हूं कि एल्यूमिनियम के मिनरल्स होते हैं, एक तो एल्यूमिना, दूसरा होता है यहां पर डायस्पोर, उसके बाद होता है बॉक्साइट, उसके बाद होता है गिब्साइट या जिप्साइट, या फिर होता है क्रायोलाइट। ये सारे के सारे एल्यूमिनियम के मिनरल्स हैं। तो इनमें से और कौन है? कौन बताएगा कि एल्यूमिनियम का और कौन है? एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट। किस किस को पता था ईमानदारी से बताना कि एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट है? ईमानदारी से लिखना, एल्यूमिनियम का और बॉक्साइट है, ये सबको पता होना चाहिए, जिसका फॉर्मूला होता है Al2O3.2H2O। दोबारा बोल देता हूं,
Al2O3.2H2O is the ore of aluminium। सबको समझ में आ गया? अब हम क्या करते हैं, जरा आप चेक करो। और का हमें मालूम पड़ेगा कि भैया बॉक्साइड हमारी क्या है, और है। अब हम क्या करेंगे, आपको अब यहां से खेल को शुरू करते हैं। तो यहां पर ये जो बॉक्साइट आपको दिखती है ना, उसके कंसंट्रेशन के लिए मैं आपको क्लियरिटी कर देता हूं। बॉक्साइट बेटा दो तरह की होती है, एक तो होती है रेड बॉक्साइट, नोट डाउन करो। बॉक्साइट दो तरह का होता है, एक तो रेड बॉक्साइट, दूसरा बॉक्साइट होता है व्हाइट बॉक्साइट। दोबारा देख लेना, दोबारा बोल रहा हूं, एक होता है बॉक्साइट रेड बॉक्साइट, दूसरा बॉक्साइट होता है व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट के अंदर इंप्योरिटी क्या होती है, यह सवाल बहुत बार पूछा गया है। रेड बॉक्साइट में इंप्योरिटी कौन सी होती है, आयरन की इंप्योरिटी होती है। प्लीज आप नोट डाउन करिए मेरे प्यारे बच्चों, रेड बॉक्साइट के अंदर आयरन की इंप्योरिटी होती है, जबकि व्हाइट बॉक्साइट के अंदर सिलिका की इंप्योरिटी होती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो। इंप्योरिटी अगर पता नहीं होगी तो आप अलग किसको करोगे, अगर आपको इंप्योरिटी नहीं पता तो आप अलग किसको करोगे। तो बॉक्साइट दो तरह का होता है, एक रेड बॉक्साइट, दूसरा व्हाइट बॉक्साइट। रेड बॉक्साइट में आयरन की इंप्योरिटी होती है, व्हाइट बॉक्साइट में सिलिका की इंप्योरिटी होती है। अब मजे की बात, आपके रेड बॉक्साइट में लीचिंग प्रोसेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है बेयर्स प्रोसेस, दूसरा होता है हॉल प्रोसेस। नोट डाउन करो अभी के अभी, लीचिंग प्रोसेस रेड बॉक्साइट में दो तरह का होता है, एक तो होता है बेयर्स प्रोसेस, दूसरा होता है होल्स प्रोसेस। सवाल आएंगे। और पता है व्हाइट बॉक्साइट में कौन से होते हैं, व्हाइट प्रोसेस में आपका जो लीचिंग प्रोसेस होता है वो है सरपैक प्रोसेस। ये किस किस को पता था कि सरपैक प्रोसेस बेसिकली बॉक्साइट में व्हाइट बॉक्साइट का लीचिंग प्रोसेस है? जिसको मालूम था वो लिखो यस सर, जिसको नहीं मालूम था वो ईमानदारी से बोलना कि नहीं मुझे नहीं मालूम था, चैट में लिखो। रेड बॉक्साइट और व्हाइट बॉक्साइट दो तरह के बॉक्साइट होते हैं, और रेड बॉक्साइट के अंदर बेयर्स प्रोसेस और हॉल प्रोसेस को यूज किया जाता है, जबकि व्हाइट बॉक्साइट के अंदर हम लोग सरपैक प्रोसेस को यूज करते हैं। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूं। सरपैक प्रोसेस बेसिकली व्हाइट बॉक्साइट के अंदर लीचिंग प्रोसेस की तरह इस्तेमाल होता है। ठीक है, लिखते रहना। तो क्या हालचाल मेरे प्यारे बच्चों, चलो सबसे पहले तो हम बेयर प्रोसेस में चलते हैं। बेयर प्रोसेस में लीचिंग एजेंट, अब यहां पर पता है काम की चीज क्या है, अपनी कॉपी के अंदर लिखो। बेयर प्रोसेस रेड बॉक्साइड में यूज होता है और उसके अंदर लीचिंग एजेंट कौन सा होता है वो याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अगर आपका नीट का सवाल बनेगा तो बेसिकली लीचिंग एजेंट पर बनेगा। तो बेयर्स प्रोसेस के अंदर लीचिंग एजेंट होता है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। प्लीज आप लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लीज आप लिखो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ लीचिंग एजेंट इन द केस ऑफ बेयर्स प्रोसेस। लिख लिया, कॉपी में लिखते रहना। NaOH इज द लीचिंग प्रोसेस इन द केस ऑफ बेयर्स प्रोसेस। अब इसमें होता क्या है, अब देखो यहां इंप्योरिटी की बात कर लेते हैं। यहां पर दो चीज पता होनी चाहिए, दूसरी चीज है इंप्योरिटी। किस इंप्योरिटी को अलग करना है आपको, फेरिक ऑक्साइड इंप्योरिटी उसको अलग करना है। अब इसके टोटल प्रोसेस कितने होते हैं, टोटल 3 प्रोसेस होते हैं, फटाफट से चेक कर लेते हैं। तो बेयर्स प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, डिसोल्यूशन। क्या होता है डिसोल्यूशन, आपको सबसे पहले एल्यूमिना लेना है, एल्यूमिना की रिएक्शन आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवानी है। जैसे आप एल्यूमिना की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराओगे, टेंपरेचर आपको रखना है 530 केल्विन के करीब। यहां पर सोडियम का ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा जिसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आप याद रखो, जितने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। तो नोट डाउन करते रहना कि सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा वो सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा तो वो घुल जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहां पर जो इंप्योरिटी होती है, इंप्योरिटी का नाम क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इस इंप्योरिटी को किससे रिएक्शन करवानी है, फ्लक्स डालते हैं वहां पर। फ्लक्स कौन होता है, SiO2। SiO2 फ्लक्स की तरह काम करता है जो कि स्लैग बनाएगा या स्लज बनाएगा। सबको समझ में आ गया। तो Fe2O3 SiO2 से रिएक्ट करके FeSiO3 बनाएगा जिसको बोलते हैं फेरासिलिकेट, और ऑक्सीजन गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। तो आप जरा चेक करो, यहां से आपने स्लज की फॉर्म में आपने अपनी इंप्योरिटी अलग कर दी। सबको समझ में आ गया। तो फ्लक्स का यहां पर काम क्या होता है, फ्लक्स का काम होता है बेसिकली यहां पर इंप्योरिटी को अलग करना, और स्लज यहां पर इंप्योरिटी इंप्योर स्लज की फॉर्म में बाहर निकल जाती है। सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे होता है न्यूट्रलाइजेशन। तो अभी आपने अगर चेक किया हो तो हमारे पास क्या बन गया था, सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट बन गया था, लेकिन यहां से एल्यूमिनियम को बाहर भी तो निकालना है, इंप्योरिटी तो आपने स्लज की फॉर्म में बाहर निकाल दी। तो अब क्या करोगे, न्यूट्रलाइजेशन। इन दैट केस आप लोग क्या करोगे, NaAlOH4 सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट को CO2 से रिएक्शन कराओगे।
ये बेसिक नेचर का होता है, इसका रिएक्शन आप किससे करवा दो, CO2 गैस जो कि एसिडिक नेचर की होती है, और यहां से जैसी रिएक्शन कराओगे आपको आपका डर्ट व्हाइट कलर का एल्यूमिना वापस मिल जाएगा और आपकी गैंग पीछे ही रह चुकी है। तो एल्यूमिना आपको वापस मिल गया और सोडियम कार्बोनेट आपको वापस मिल जाएगा। आप खुद ही देखो CO2 की रिएक्शन सोडियम से कराओगे तो सोडियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप होता है कैल्सिलेशन। अब आप क्या करो कि जो एल्यूमिना आपको मिला है डर्ट व्हाइट कलर का Al2O3.2S2, इसको हीट करो। जैसे आप इसको गर्म करोगे यहां से एल्यूमिना अलग हो जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है, सबको समझ में आ गई होगी आई थिंक, और इतनी आसान प्रोसेस है, सब बच्चा बच्चा समझ गया होगा। यस, तो इसको बोलते हैं बेयर्स प्रोसेस, जो कि रेड बॉक्साइड पे लगता है। अब हम चलेंगे हॉल प्रोसेस को पढ़ेंगे। यस, अच्छा, बेयर्स के बाद होल प्रोसेस में आपको बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा जब हम लोग एल्यूमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे। होल प्रोसेस भी बहुत आसान है, वहां पर NaOH की जगह सोडियम कार्बोनेट को इस्तेमाल करते हैं। अब बेटा आप लोगों को पता होगा कि कल मैंने आप लोगों को एक सेशन लिया था जिसका नाम था हमारा आतामाजी सटकली। उस आतामाजी सटकली में मेटलर्जी के क्वेश्चन कराए थे। उसमें मैंने आपको कहा था कि सरपैक प्रोसेस क्या होता है, आप मुझे बताओ। तो सरपैक प्रोसेस भी बेसिकली क्या होता है, व्हाइट बॉक्साइट पर सरपैक प्रोसेस यूज होता है, व्हाइट बॉक्साइट पर नोट डाउन कर लो, काम आएगा। और बेसिकली व्हाइट बॉक्साइट पर ये यूज होता है, पर इसमें करते क्या है, इसमें करते हैं आप लोग सबसे पहले एल्यूमिना लेते हो, उस एल्यूमिना की रिएक्शन आप कार्बन और नाइट्रोजन के साथ करवाते हो। तो अगर कोई पूछे कि यहां पर सरपैक प्रोसेस में एजेंट कौन होते हैं, तो एजेंट होते हैं कार्बन और साथ में नाइट्रोजन। अच्छा, इसमें गैंग कौन सी होती है, सिलिका गैंग को अलग करना है। तो सिलिका क्या करेगा, कार्बन के साथ यानी कोक के साथ रिएक्शन करेगा, जिससे सिलिका ऊपर बह के उड़ के निकल जाएगा, सिलिकन ऊपर करके निकल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी। अब आगे क्या हुआ, जब एल्यूमिनियम ने कार्बन और नाइट्रोजन से रिएक्शन किया तो एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया। यह मैंने आपको कल भी बताया था, एल्यूमिनियम नाइट्राइड बन गया जो कि सॉल्युबल होता है। अब एल्यूमिनियम नाइट्राइड की जब आपने पानी से रिएक्शन कराई तो यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिल गया आपको, व्हाइट कलर का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का पीपीटी मिल गया। अब ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है अगर आपने उसको हीट कर दिया तो यहां से आपको एल्यूमिना वापस मिल जाएगा। ये इसको बोलते हैं सरपैक प्रोसेस, जो कि एक लीचिंग का प्रोसेस है। क्या है ये, दिस इज अ लीचिंग प्रोसेस फॉर एल्यूमिना। ये मैंने आपको कल भी करवाया था, आपके एग्जाम में मैंने क्वेश्चन के अंदर मेंटी में पूछा था। तो ये हमारे लीचिंग प्रोसेस हो गई। अब हम चलते हैं लीचिंग प्रोसेस, एल्यूमिनियम में मालूम पड़ गया लीचिंग प्रोसेस कैसे होती है। अब आप बताओ कि लीचिंग प्रोसेस गोल्ड और सिल्वर में कैसे लगाई जाती है। तो गोल्ड और सिल्वर में यहां पर लीचिंग प्रोसेस का नाम क्या होता है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस, ये नाम होता है। पहले तो नाम पता होना चाहिए, जैसे वहां पर क्या था, वहां पर नाम था, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आया होल प्रोसेस, पढ़ के आया ना, सरपैक प्रोसेस। यहां पर क्या नाम होता है, मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। इसमें एजेंट की तरह पे किसको इस्तेमाल करते हैं, सोडियम साइनाइड को, या फिर यहां पर पोटेशियम साइनाइड को इस्तेमाल किया जाता है। अब यहां पर सबसे पहला काम है डिसोल्यूशन का। आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप सिल्वर की ओर ले लो। सिल्वर की ओर कौन होती है, यस, अर्जेंटाइट। उसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, NaCN से। साथ में क्या लोगे, ऑक्सीजन। तो ये क्या करेंगे, ये आपस में रिएक्ट करके एक सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाएंगे। और हमेशा याद रखना जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। तो यहां पर एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया और यहां से आपने सल्फाइड को अलग कर दिया। अब आगे क्या होगा, तो जब आपने सल्फाइड को अलग कर दिया तो अब क्या, अब होगा कुछ यूं कि यहां पर आपके पास, जरा आप चेक करना यहां से फिर से, यहां से सिल्वर की रिएक्शन आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो सिल्वर साइनाइड की रिएक्शन CN- से कराई और साथ में H2O प्लस ऑक्सीजन, तो यहां से ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाएगा। आप ऐसा भी लिख सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद मैकआर्थर प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं। रिडक्शन किसकी प्रोसेस, किसकी प्रेजेंस में होता है, जिंक की प्रेजेंस में। तो ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड था उसकी रिएक्शन आप जिंक से करवाओ। जिंक क्या करेगा, सिल्वर को यहां से बाहर निकाल देगा और खुद सिल्वर की जगह ले लेगा। तो यहां पर सिल्वर को उसने बाहर निकाल दिया और जिंक ने खुद एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लिया। तो यहां से आपकी सिल्वर अलग हो गई लीचिंग प्रोसेस से। तो बेसिकली इसको कहां कहां इस्तेमाल करते हो, देखो, दिस गोल्ड और सिल्वर इज नॉट अ प्योर, बट यस, यहां पर अगर आपने लेड की बात करी, यस, यहां पर इसमें लेड की इंप्योरिटीज होती हैं, लेकिन आपने सल्फर को अलग कर दिया। सबको समझ में आया। और यहां पर अगर आपको सिल्वर और गोल्ड को अब अगर आपको प्योर करना है तो आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करनी पड़ती है इसके बाद। बस इतना सा काम है, इतना सा आप लोगों को काम करना पड़ता है। तो ये हमारी लीचिंग प्रोसेस अभी खत्म हो गई है ना।
अब हमारे पास सारी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोसेसेस खत्म हो चुकी हैं। अब हम बात करेंगे सेकंड स्टेप की। सेकंड स्टेप क्या है? आप लोग बताइए मुझे, सेकंड स्टेप क्या है? कौन कौन बताएगा सेकंड स्टेप क्या है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कौन कौन बताएगा सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन। याद है आप लोगों को या भूल गए हो मेरे प्यारे बच्चों? तो सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन। तो चलिए, रिडक्शन के कौन कौन से मेथड होते हैं? रिडक्शन आप क्या करोगे? रिडक्शन का काम होता है बेसिकली, जो आपके पास और अभी कॉन्सेंट्रेशन के बाद मिली है, वहां से आप लोगों को क्या करना है? बेसिकली मेटल को बाहर निकालना है। इसका काम होता है रिडक्शन। तो जरा चेक करें, रिडक्शन तीन तरह का होता है। पहला होता है रोस्टिंग। आप लोग नोट डाउन करो, रिडक्शन तीन तरह का होता है। पहला होता है रोस्टिंग, दूसरा होता है आपका कैल्सिलेशन, और तीसरा होता है स्मेल्टिंग। तीसरा होता है आपका स्मेल्टिंग। तो अब सेकंड स्टेप पर आ चुके हैं, रिडक्शन ऑफ ओर, जिसमें तीन प्रोसेस होते हैं, रोस्टिंग, कैल्सिलेशन, स्मेल्टिंग। अब आप आ जाओ, रोस्टिंग में क्या होता है? रोस्टिंग बेटा हमेशा याद रखो, रोस्टिंग आप करते हो सल्फाइड ओर की। जो भी सल्फाइड ओर होगी उसकी रोस्टिंग की जाती है। अब इसको याद कैसे करोगे? रोस्टिंग में एस आ रहा है, एस से एस राशि मैच हो गई, मैं तो बचपन में यही करता था। तो यहां पर सल्फाइड ओर की रोस्टिंग की जाती है। रोस्टिंग के लिए आपको ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखनी पड़ती है भाई, बिना ऑक्सीजन के काम नहीं होगा। लेकिन कैल्सिलेशन के केस में आप कैल्सिलेशन किस में यूज करते हो? कैल्सिलेशन आप कार्बोनेट में यूज करते हो। देखो आप कैल्सिलेशन, देखो यहां पर सी से राशि मैच हो गई। तो कैल्सिलेशन कार्बोनेट के लिए या फिर हाइड्रोक्साइड के लिए यूज करते हो। इसमें आपको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि और के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। हमें कार्बोनेट में ऑक्सीजन मिलेगा लेकिन सल्फाइड में ऑक्सीजन नहीं मिलता। तीसरी आपकी स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग बेटा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होती है। सबको समझ में आया? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और बेसिकली किसका रिडक्शन है यहां पर मेटल के ऑक्साइड का रिडक्शन किया जाता है। सबको समझ में आ गया? तो पहले तो ये सब लोग नोट डाउन करो अभी के अभी। रिडक्शन के तीन मेथड होते हैं, पहला रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिलेशन, तीसरा स्मेल्टिंग। रोस्टिंग करी जाती है सल्फाइड ओर की, कैल्सिलेशन करा जाता है कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड ओर का, स्मेल्टिंग करी जाती है ऑक्साइड ओर की। सबको समझ में आ गया? तो तीन मालूम पड़ गया। अगर आपको मान लो सल्फाइड ओर दी गई तो क्या करोगे? रोस्टिंग। कार्बोनेट ओर दिया गया तो क्या करोगे? कैल्सिलेशन। ऑक्साइड ओर दिया गया तो क्या करोगे? स्मेल्टिंग। सबको समझ में आ गया? अब रोस्टिंग और स्मेल्टिंग दोनों ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, लेकिन कैल्सिलेशन में आपको ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती। ये अपने आप में नीट का एक क्वेश्चन है। ये अपने आप में नीट का एक क्वेश्चन है। जिसको समझ में आ गया वो चैट में लिखो, सर मेरी तो बल्ले बल्ले हो गई सर, कमाल कर दिया आप लोगों ने, धोती फाड़ के रुमाल कर दिया सर। अभी लिखो अभी के अभी तीनों। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलो सबसे पहले अपन रोस्टिंग को पढ़ते हैं। रोस्टिंग बेसिकली क्या होता है? रोस्टिंग एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है, जिसको आप किस पे अप्लाई करते हो? सल्फाइड ओर पे अप्लाई करते हो। ध्यान से समझ लेना, रोस्टिंग एक तरह का रिडक्शन प्रोसेस है जिसको आप सल्फाइड ओर पे आप अप्लाई करते हो, और सल्फाइड ओर को किस में बदल देते हो? ऑक्साइड ओर में बदल देते हो। यहां पर रोस्टिंग में सल्फाइड ओर को किस में बदला जाता है? ऑक्साइड ओर में बदला जाता है। सबको समझ में आ गया? तो चलो, ये किस में की जाती है? सबसे पहले तो ये भी पता होना चाहिए, ये रिवर्बोरेटरी फर्नेस में की जाती है। रोस्टिंग रिवर्बोरेटरी फर्नेस में की जाती है। प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लो, रिवर्बोरेटरी फर्नेस में रोस्टिंग को किया जाता है। ठीक है? और को कैसे हीट किया जाता है? उसके मेल्टिंग पॉइंट से कम पॉइंट पे हीट किया जाता है। सबको समझ में आ गया? और फाइनली रोस्टिंग करने के बाद जब आप रोस्ट करते हो तो आपको उसके अंदर पोरसेस दिखाई देते हैं। पोरसेस मतलब छोटे छोटे से छेद दिखाई देंगे। सबको समझ में आ गया? तो चलो मैं आपको करके दिखाता हूं। एग्जांपल के तौर पे सबसे पहले जिंक सल्फाइड ले लो। जिंक सल्फाइड की रिएक्शन आप किससे कराओगे? ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस रोस्टिंग में जरूरी है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? जिंक ऑक्साइड में। साथ में क्या बाहर निकल जाएगा? SO2 गैस। सबको समझ में आ गया? और फाइनली जिंक ऑक्साइड बेसिकली व्हाइट कलर का होता है, लेकिन अगर आप काफी टाइम तक पड़े रहने दो तो वो येलो कलर का हो जाता है। ये आपको सिंपल एग्जांपल रोस्टिंग का मैंने दे दिया। अभी किसी भी बच्चे को समझ में आ गया होगा कि सल्फाइड को ऑक्साइड में बदलना ही रोस्टिंग कहलाता है। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। तो अब हम चलते हैं आगे। अब यहां पर रोस्टिंग में एक और तरह की रोस्टिंग होती है जिसको बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। क्या बोलते हैं? सेल्फ रिडक्शन। अब सेल्फ रिडक्शन में क्या होता है? जो आपने यहां पर जरा आप चेक करना, मान लो कि कॉपर सल्फाइड का रिएक्शन आपने ऑक्सीजन से कराया, तो ये क्या बना के दे देगा आपको? कॉपर ऑक्साइड। अब ये कॉपर ऑक्साइड जो दिखता है ना आपका, ये फाइनली उसी कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करता है। वही कॉपर ऑक्साइड सेम कॉपर सल्फाइड से रिएक्शन करेगा और यहां से कॉपर को अलग कर लिया जाएगा। इसको सेल्फ रिडक्शन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेल्फ रिडक्शन। मतलब यहां पर
वही सेम कॉपर सल्फाइड ने कॉपर ऑक्साइड से रिएक्शन करके कॉपर को अलग कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। अब मजे की बात देखो यहां पर, ये जो आप, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे से नीट में 4 बार सवाल आ चुका है। अब देखो यहां पर आपको क्या मिला? सेल्फ रिडक्शन से आपको कॉपर और SO2 गैस मिली, सेल्फ रिडक्शन से आपको कॉपर मिला और साथ में SO2 गैस मिली। और क्योंकि आप हीट बहुत कर रहे हो तो कॉपर से SO2 गैस जब बाहर निकलती है तो आपको क्या मिलता है? पोरसेस मिलते हैं। इसी को ब्लिस्टर कॉपर कहा जाता है। ध्यान से समझना, ब्लिस्टर कॉपर किसको बोलते हैं? कॉपी के अंदर लिख लो, ब्लिस्टर कॉपर का मतलब होता है कॉपर प्लस SO2। ब्लिस्टर कॉपर, छेददार कॉपर, मैं आपको दिखाऊंगा थोड़ी देर में, ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं उसको। सबको समझ में आ गया ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? तो कॉपर हैविंग द ब्लिस्टर, ब्लिस्टर माने छेद, पोरस ऑफ ब्लिस्टर्स ऑफ SO2। SO2 के ब्लिस्टर, ब्लिस्टर का मतलब होता है आपको फफोले। ब्लिस्टर को हम लोग हिंदी में फफोले भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फफोले। तो आपको कॉपर के ऊपर फफोले दिखेंगे SO2 के, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। समझ में आ गया? फफोलेदार कॉपर, सब लोग बोलो, फफोलेदार कॉपर ब्लिस्टर कॉपर कहलाता है। उसमें जो फफोले पैदा होते हैं वो SO2 के होते हैं। सबको समझ में आ गया? कितना प्यारा साउंड है, फफोलेदार कॉपर। इज दिस क्लियर? फफोलेदार कॉपर, सबको समझ में आ गया? फफोला, फफोला समझते हो क्या? जब जल जाती है स्किन तो फफोले हो जाते हैं, वही फफोलेदार कॉपर होता है। सबको समझ में आ गया? चलिए, अब ये सेम काम आप मर्क्यूरी के साथ भी कर सकते हो। मर्क्यूरी, यहां पर जरा चेक करना, अभी सबको क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया बात है। तो फाइनली मर्क्यूरी के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो। मान लो मर्क्यूरी की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाई, ये मर्क्यूरी ऑक्साइड बनाएगा। फाइनली मर्क्यूरी ऑक्साइड मर्क्यूरिक सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके मर्क्यूरी को अलग कर देगा। इसी को हम लोग बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन, और SO2 गैस यहां से बाहर निकल जाएगी। तो ये काम आप मर्क्यूरी के साथ भी कर सकते हो। सबको समझ में आ गया? मर्क्यूरी के साथ भी आप ये काम कर सकते हो। इसके अलावा आप ये लेड के साथ भी कर सकते हो। लेड सल्फाइड ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके लेड ऑक्साइड बनाएगी, वही लेड ऑक्साइड लेड सल्फाइड के साथ रिएक्शन करके लेड को अलग कर देगी। क्लियर हो गया? इसी को बोलते हैं सेल्फ रिडक्शन। तो यहां पर बेसिकली SO2 जो गैस बाहर निकल रही है उसका इस्तेमाल आप H2SO को, H2SO4 को पैदा करने में भी कर सकते हो। तो आपको तो डबल डबल फायदा है। सबको समझ में आ गया? आपको यहां पर डबल डबल फायदा है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं, कैल्सिलेशन की तरफ चलते हैं। कैल्सिलेशन बहुत आसान है। कैल्सिलेशन आप क्या करते हो? फिर से आपको हीटिंग ही करनी होती है। यह भी रिडक्शन का एक प्रोसेस है जिसके अंदर आपको एयर को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आपको यहां पर एयर को इस्तेमाल करने के लिए, कैल्सिलेशन में एयर की इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं है। इन दैट केस क्या करना पड़ता है आपको? अगेन इसको भी आप रिवर्बोरेटरी फर्नेस में कराते हो। देखो यही सवाल है, इसमें भी आप रिवर्बोरेटरी फर्नेस में कराते हो। इसमें आप कार्बोनेट को किस में बदलते हो? मेटल के कार्बोनेट को मेटल के ऑक्साइड में बदला जाता है। मेटल के कार्बोनेट को आप मेटल के ऑक्साइड में बदला जाता है, इसको कैल्सिलेशन बोलते हैं। सबको समझ में आया? यहां पर अब आप क्या करते हो जरा आप चेक करो। देखो आप कैल्सिलेशन में आप एक एग्जांपल ले लो सिंपल सा, जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कैल्साइट भी कहते हैं। जब आप इसको हीट करोगे तो आपको कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा। तो बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। और साथ साथ में CO2 गैस बाहर निकलती है। बहुत आसान है। सबको समझ में आया? अब हम लोग कैल्सिलेशन के बाद आगे चलते हैं कैल्सिलेशन के एग्जाम्पल की तरफ। जैसे कि कैल्सिलेशन का एग्जांपल कैलेमाइन पे आप यूज कर सकते हो। कैलेमाइन का फॉर्मूला होता है जिंक कार्बोनेट। उसको हीट करोगे तो जिंक ऑक्साइड बाहर निकलेगा और CO2 गैस बाहर निकलेगी। इसका एग्जांपल और ले सकते हो, सिडराइट। सिडराइट को अगर आप हीट करोगे तो यहां पर आपको Fe2O3 या फिर FeO मिलेगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसका इस्तेमाल आप यहां पर किस पे कर सकते हो? लेड के कार्बोनेट पे भी कर सकते हो, जहां से आपका लेड का ऑक्साइड बाहर निकल जाएगा और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी। इसका इस्तेमाल आप बॉक्साइट पे भी कर सकते हो। बॉक्साइट को हीट करो, एल्यूमिना बाहर निकल जाएगा और पानी बाहर निकल जाएगा। तो ये सिंपल प्रोसेस है। और यहां पर आप इसको यहां पर डोलोमाइट पर भी कर सकते हो। डोलोमाइट का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट। जब आप इसको हीट करोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड अलग हो जाएंगे और CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, ओपन गंगनम स्टाइल। सबको समझ में आया? तो ये जितने भी प्रोसेस दिख रहे हैं जिसमें आपने सिर्फ हीट किया, जिंक के कार्बोनेट को, आयरन के कार्बोनेट को, लेड के कार्बोनेट को, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड को, या फिर यहां पर डोलोमाइट यानी कि कैल्शियम के कार्बोनेट को, मैग्नीशियम के कार्बोनेट को, इसको हम लोग कैल्सिलेशन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? कैल्सिलेशन कहा जाता है। सबको समझ में आ गया? अब आते हैं स्मेल्टिंग की तरफ। स्मेल्टिंग क्या होता है? मैं आपको कहा था कि स्मेल्टिंग में आप लोग क्या करते हो? ऑक्साइड को मेटल में बदलते हो। सबको समझ में आ गया? एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जाता है इसके अंदर।
एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके आप ऑक्साइड को मेटल में बदल लेते हो। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह किसको इस्तेमाल करते हो? यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह आप कार्बन को इस्तेमाल कर सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड को इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर एल्यूमिनियम को इस्तेमाल कर सकते हो। इसी को हम लोग स्मेल्टिंग कहते हैं। प्लीज आप इसको नोट डाउन करो कि स्मेल्टिंग के लिए आप क्या क्या इस्तेमाल करते हो। स्मेल्टिंग के लिए आप कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर एल्यूमिनियम को इस्तेमाल करते हो। जिसको ये समझ में आ गया एक बार लिखो चैट सेक्शन में, यस सर मुझे समझ में आ गया। जल्दी से बताओ, इतना पानी पी लेता हूं यार, मैं काफी देर से बोल रहा हूं। आप लोग चैट में लिखो कि हाँ सर स्मेल्टिंग में कार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्यूमिनियम यूज किया था, हमें मालूम पड़ गया। कम ऑन डूड। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आ गया समझ में? देखो मैं इतनी देर से बोल रहा था, अब सांस ले रहा हूं। एग्जांपल की तरफ चलते हैं। जैसे कि मान लो आपने क्या किया, आप जिंक साइट लो। जिंक साइट का फॉर्मूला क्या होता है? ZnO। उसकी रिएक्शन किससे कराओगे? कार्बन से, क्योंकि कार्बन हमारा पास क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करेगा यहां से? जिंक को अलग कर देगा, कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग कर देगा। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहां पर टिन स्टोन। टिन स्टोन का फॉर्मूला क्या होता है? SnO2। और साथ में इसकी रिएक्शन किससे कराते हो? कार्बन से। जैसे आप इसको हीट करोगे टिन अलग हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यहां पर कार्बन जो है बेसिकली वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड को अलग बाहर निकाल रहा है। सबको समझ में आ गया? एल्यूमिनियम बेसिकली मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आप लोगों को रेलगाड़ी की पटरियों की करनी होती है वेल्डिंग, वेल्डिंग करनी होती है, तो वेल्डिंग करने के लिए आप स्मेल्टिंग प्रोसेस का यूज करते हो। इसको हम लोग थर्माइट वेल्डिंग भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थर्माइट वेल्डिंग। याद रखो, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड थर्माइट वेल्डिंग। ठीक है, इसको हम लोग थर्माइट वेल्डिंग भी कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। स्मेल्टिंग सबको क्लियर है? स्मेल्टिंग सबको समझ में आ गया? फाइनली कार्बन मोनोऑक्साइड फिर से ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड बना लेती है, वो अलग बात है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। स्मेल्टिंग यूजिंग एल्यूमिनियम। भैया अब ये है आपकी थर्माइट प्रोसेस। ये आपको मैंने कल भी सवाल पूछा था, थर्माइट प्रोसेस क्या होती है। यहां पर इस प्रोसेस को हम लोग गोल्ड श्मिट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी कहते हैं। लिखो नाम, इसको कहते हैं गोल्ड श्मिट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस। प्लीज आप इसको लिख लो, गोल्ड श्मिट एल्यूमिनो थर्माइट प्रोसेस भी कहा जाता है। इसमें आप क्या लेते हो? मेटल का ऑक्साइड, उसको रिएक्शन किससे कराते हो? एल्यूमिनियम से। अब आप जब इसके एल्यूमिनियम से रिएक्शन कराओगे तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? सामने वाली मेटल को रिड्यूस कर देगा। कैसे करेगा जरा आप चेक करो। पहले तो ये प्रोसेस कहां कहां लगाया जाता है? ये प्रोसेस आप क्रोमियम के साथ लगा सकते हो, आप आयरन के साथ लगा सकते हो, मैंगनीज के साथ लगा सकते हो, सिलिकॉन के साथ लगा सकते हो। इन सब के ऑक्साइड लेने पड़ते हैं आपको। क्या लेने पड़ते हैं? ऑक्साइड। इन दैट केस जो एल्यूमिनियम होता है बेसिकली, एल्यूमिनियम बेसिकली Al+3 में कन्वर्ट हो जाता है। एल्यूमिनियम बेसिकली Al+3 यानी कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे खुद को ऑक्सीडाइज कर लेता है और मेटल को रिड्यूस कर देता है। सबको समझ में आया? तो चलो मैं आपको यहां पर बताता हूं कैसे होता है, जरा आप इसको चेक करना। यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल भी दे रहा हूं, तो जरा आप चेक करो। मान लो कि आपने एल्यूमिनियम का रिएक्शन कराया क्रोमियम के ऑक्साइड से, तो यहां पर एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा और यहां से क्रोमियम अलग हो जाएगा। इसी को बोलते हैं थर्माइट प्रोसेस। और इसमें ना भयंकर एनर्जी बाहर निकलती है। क्या बाहर निकलती है? तो कैसे हैं आप लोग? एनर्जी बाहर निकलती है। समझ में आया? तो बेसिकली यहां से जब एनर्जी बाहर निकलती है तो इसी एनर्जी को यूज करके आप वेल्डिंग करते हो। क्या करते हो आप? वेल्डिंग। आप जो रेलगाड़ी में वेल्डिंग करते हैं वो यही होता है, थर्माइट प्रोसेस। सबको समझ में आया? या बचपन में पढ़ चुके? 10वीं क्लास में आया था आपके, 10वीं क्लास के एनसीईआरटी की बुक में दिया होता है। मान लो आपने, अब ये है एक्चुअली जो आप यूज करते हो रेलगाड़ियों पर। क्या? आपने एल्यूमिनियम लिया, उसकी रिएक्शन आपने या किससे करवा दी? Fe2O3 से करा दी। जैसे आप इसको हीट करोगे तो यहां से एल्यूमिना बाहर निकल जाएगा और आयरन यहां से अलग हो जाएगा और बहुत ही मैसिव अमाउंट में एनर्जी बाहर निकलेगी, जिसको आप वेल्डिंग के लिए यूज करते हो। एक और एग्जांपल ले लो। मान लो आपने एल्यूमिनियम की रिएक्शन किससे कराई? मैंगनीज के ऑक्साइड से। यहां पर एल्यूमिना बाहर निकलेगा और मैंगनीज अलग हो जाएगा। क्या ये हार्ड है? क्या आप लोगों को इसके लिए लाल चड्डी पहननी पड़ेगी, शक्तिमान बनना पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं। और इसके अलावा चौथा प्रोसेस कौन सा है? मान लो आपने एल्यूमिनियम यूज किया, यहां पर सिलिका आपने यूज किया SiO2, यहां से एल्यूमिना अलग हो जाएगा और सिलिकॉन अलग हो जाएगा। मैसिव अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, जिसको आप किस में यूज कर लोगे? आप वेल्डिंग में यूज कर लोगे। क्या है इसके अंदर? चड्डी चाहिए आपको लाल रंग की? शक्तिमान बनना पड़ेगा, सुपरमैन बनना पड़ेगा क्या इतनी सी बात के लिए? नहीं। अब हम चलते हैं, हमारा यहां पर थर्ड प्रोसेस खत्म हो गया, मतलब सेकंड प्रोसेस खत्म हो गया। कौन सा वाला? रिडक्शन ऑफ ओर खत्म हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं? रिफाइनिंग। रिफाइनिंग में क्या किया जाता है? जब आप रिडक्शन कर लेते हो मेरे प्यारे बच्चों, तो रिडक्शन में आपके पास क्रूड ऑयल निकलता है जो कि 95 से लेके 97% तक ही प्योर होता है। ध्यान से समझो, अभी तक जब आप रिडक्शन करके आए तो वहां से आपको ना मेटल सारा प्योर नहीं मिलता, आपको 95 से 97% तक प्योर मिलता है। अब उसको अगर आप और प्योर करना चाहते हो, 99% तक या उससे भी ज्यादा तक, 100% तक प्योर चाहते हो,
तो आपको क्या करना पड़ता है, रिफाइनिंग। अब रिफाइनिंग अगर आप करोगे, रिफाइन कर देना, एकदम रिफाइन, ऐसा बोलते हैं ना इंग्लिश में, रिफाइन कर दो सर, सारी गलतियां दूर कर दो, इंप्योरिटी को अलग कर दो, उसको रिफाइनिंग कहते हैं, प्योर मेटल निकालना। अब आपको बताता हूं कि रिफाइनिंग बेसिकली आप बिल्कुल जो थोड़े से भी अनवांटेड सब्सटेंस बचे हैं, थोड़े से भी अनवांटेड सब्सटेंस बचे हैं, उनको आपको बाहर निकालना होता है, उसी को रिफाइनिंग कहते हैं। सबको समझ में आ गया? अब बेसिकली रिफाइन कितने तरह की होती है बेटा? रिफाइनिंग 6 तरह की होती है। आप नोट डाउन करो, रिफाइनिंग 6 तरह की होती है। पहला होता है लिक्वेशन, दूसरा होता है डिस्टिलेशन, तीसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, चौथा होता है जोन रिफाइनिंग, पांचवा होता है वेपर फेज रिफाइनिंग, और छठी होती है क्रोमेटोग्राफी। ये क्रोमेटोग्राफी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपनी 10वीं क्लास में पढ़ लेते हो। तो यहां पर कौन कौन से हैं? लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें मेरे से पूछो कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो चौथी जोन रिफाइनिंग और पांचवी और वेपर फेज रिफाइनिंग। इनमें सवाल 100% पूछा जाएगा, जोन रिफाइनिंग और वेपर फेज रिफाइनिंग में 100% क्वेश्चन आएगा, कोई रोक नहीं सकता। तो अब हम चलते हैं, एक एक को पढ़ते हैं। सबसे पहले लिक्वेशन, बहुत आसान है लिक्वेशन। लिक्वेशन में क्या करते हो आप ये जितना भी मेटल है, इंप्योर मेटल, जो कि 90, 95, 97% तक इंप्योर है, आप क्या करते हो, उसको आप बहुत ही, यहां पर आप हीट है, यहां पर भयंकर हीट है, तो जब आप यहां पर मेटल को डालते हो तो मेटल पिघल जाता है, पिघल के इकट्ठा होता रहता है। जरा आप चेक करो यहां पर, यस, पिघल के मेटल नीचे यहां पर इकट्ठा होता रहेगा। अब यह कहां पर इस्तेमाल किया जाता है? वहां पर जहां पर मेटल की मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, मेटल आसानी से मेल्ट हो जाए। जब मेटल आसानी से मेल्ट हो जाए तो ये पिघल के कहां जाएगा? नीचे इकट्ठा होता रहेगा, और जो गैंग या फिर जो लास्ट में इंप्योरिटी बच रही है वो स्लोप पे रुक जाएगी। तो इंप्योरिटी तो स्लोप पे रुक जाएगी, स्लोपी होता है ये, और आपका मेटल नीचे बहता हुआ आ जाएगा। बहुत सिंपल है। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब सबसे पहले तो लिक्वेशन कहां किया जाता है? लिक्वेशन किया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। पहला सवाल तो आपसे यह पूछा जाता है कि भैया लिक्वेशन किया कहां जाता है? लिक्वेशन किया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस में। दूसरा, यहां पर ये लिक्वेशन वाला किस में यूज करते हैं? लिक्वेशन वाला यूज किया जाता है ऐसे मेटल पर जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। नोट डाउन करो, जिनकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है, जैसे कि टिन, टिन में आप लिक्वेशन यूज कर सकते हो, लेड लिक्वेशन यूज कर सकते हो, बिस्मिथ लिक्वेशन यूज कर सकते हो। यही सवाल तो यहीं से आता है, लेड, टिन, बिस्मिथ में क्या यूज करोगे? लिक्वेशन। उसके बाद चलते हैं, लिक्वेशन का तो प्रोसेस बहुत ही आसान होता है। वैसे मुझे ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, बट मैं पहले ही कर चुका हूं। इसमें आपको एक क्रूड मेटल लेना होता है, स्लोपी सरफेस पे आपको उसको डालना पड़ता है। उसके बाद धीरे धीरे मेटल पिघलता हुआ नीचे आ जाता है, और जो इनसॉल्युबल इंप्योरिटी होती हैं वो बेसिकली स्लोप के ऊपर ही रह जाती हैं। ये सिंपल सा प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आता है डिस्टिलेशन की तरफ। भैया ये जो सेकंड प्रोसेस है डिस्टिलेशन रिफाइनिंग का, उसको चेक करो। डिस्टिलेशन दो तरह की होती है, डिस्टिलेशन दो तरह की होती है। पहली होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दूसरी होती है डिस्टिलेशन। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहां इस्तेमाल करते हैं? बहुत बच्चों को नहीं पता होता, बचपन से है वो, उनको कुछ नहीं पता होता फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम लोग इस्तेमाल करते हैं बेसिकली वहां पर जहां पर आपके पास मेटल और इंप्योरिटी के बीच में, मेटल और इंप्योरिटी के बीच में, मेटल और इंप्योरिटी के बीच में 25 डिग्री सेल्सियस के कम का, मेल्टिंग पॉइंट में 25 डिग्री सेल्सियस के कम का डिफरेंस होता है। मतलब मान लो कि मेटल 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, और आपकी जो इंप्योरिटी है वो 125 या 120 डिग्री सेल्सियस पे आपकी मेल्टिंग पॉइंट है, किसकी? इंप्योरिटी की। तो इस केस में आप लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हो। जबकि डिस्टिलेशन का इस्तेमाल कहां पर होता है? यहां पर डिस्टिलेशन का इस्तेमाल होता है जब 25 डिग्री सेल्सियस के आपका ज्यादा डिफरेंस हो। किसके अंदर डिफरेंस की बात कर रहे हैं? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की बात कर रहे हैं। डिस्टिलेशन है ना, तो चलो मैं आपको सिखा देता हूं यहां पर कैसे होता है। यहां पर आप किन को यूज करते हो? ऐसे ही मेटल यूज करते हो डिस्टिलेशन में जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है। प्लीज आप नोट डाउन करो, जिनकी बॉइलिंग पॉइंट कम होती है, ऐसी मेटल्स को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि डिस्टिलेशन में आप जिंक को इस्तेमाल कर सकते हो, जिंक के प्यूरिफिकेशन में, मर्क्यूरी के प्यूरिफिकेशन में, कैडमियम के प्यूरिफिकेशन में। भैया सवाल तो यहीं से आएंगे, यही है आपके नीट के सवाल, यही है आपके नीट के सवाल। जिंक, मर्क्यूरी और कैडमियम के लिए आप लोग डिस्टिलेशन का इस्तेमाल करते हो। अब डिस्टिलेशन कैसे होता है बेटा? वो बॉइलिंग पॉइंट मतलब वो भाप बन जाएंगे। आप ये समझो, भाप यानी कि वेपर की फॉर्म में आपका मेटल बाहर निकल जाएगा। तो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होती है उनको आप कर सकते हो। जैसे कि आप जरा ध्यान से चेक करना, इसके लिए पूरा सेटअप होता है।
यहां पर इसके अंदर आप क्या डालते हो, ये जो पिंक पिंक कलर का दिख रहा है बेसिकली वही आपका क्या है, मेटल है। ठीक है, अब यहां पर आप हीट करते हो, हीट करने पर मेटल जो होता है बेसिकली उसका, क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट मेटल का बहुत कम है, तो वो यहां से निकलता हुआ इस पाइप के थ्रू होता हुआ निकलता है। तो यहां पर कंडेंसर लगे होते हैं, ये कंडेंसर क्या करेंगे, उस वेपर को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे और ये बूंद बूंद करके यहां पर इकट्ठा होता रहता है। गाना सुने हो, बूंद बूंद से। तो वेपर फॉर्म में बाहर निकलता है और उसको लिक्विड फॉर्म में दूसरे फ्लास्क में इकट्ठा कर लेते हैं। सिंपल प्रोसेस है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसके लिए क्या करते हो, क्रूड मेटल जिसका बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली कम होता है उसको हम लोग यूज करते हैं और यहां से वो क्रूड मेटल निकल निकल के दूसरे कंटेनर में इकट्ठा होते रहता है, इसी को डिस्टिलेशन कहते हैं। बहुत आसान है, सबको समझ में आया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के अंदर। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बेहद आसान तरीका है। तो अभी हम लोग चैप्टर के एंडिंग पॉइंट पर हैं और अभी इसके बाद हम लोग मेंटी खेलेंगे। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग है ना पूरा चैप्टर करके जाओ, तब तो फायदा मिलेगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। काफी बच्चे जो है बीच में से निकल जाते हैं। तो अब मैं अभी चॉकलेट खा रहा हूं, आप लोग भी चाहो तो चॉकलेट खा सकते हो। बेसिकली अभी तक किस किस को समझ में आ गया, एक बार चैट सेक्शन में लिखो कि हाँ सर हमें तो समझ में आ गया। बाय द वे आप लोग की फेवरेट चॉकलेट कौन सी है मुझे बताओ। मेरी फेवरेट चॉकलेट है डेयरी मिल्क, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है, और ये डार्क फैंटेसी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मेरा दो चॉकलेट मेरी फेवरेट है, जिसमें से डेयरी मिल्क तो मैं ऑलमोस्ट अपने घर पे रखता हूं 100%, है ना। अभी क्वारंटीन का टाइम था तो डेयरी मिल्क का डब्बा ले आया था मैं, और आप भी अपने पापा से मंगा सकते हो। बेसिकली चॉकलेट कब खानी चाहिए, जब आपको टेंशन हो। चॉकलेट कब खानी चाहिए, जब आप ऐसा माइंड को रिलैक्स करना चाहते हो, क्योंकि चॉकलेट जब मेल्ट होती है तो मजा आता है। चलिए भैया, तो मेरा ब्रेक पूरा हो गया, अब हम चलते हैं आगे। देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या करते हैं, बहुत सिंपल है। इसमें आप क्या करते हो, सबसे पहले तो आप इंप्योर मेटल की एनोड बनाते हो, इंप्योर मेटल की एनोड। तो आपको ये जो दिख रही है ना बेसिकली सिल्वर कलर की, वो आपकी इंप्योर मेटल है। क्या है वो, इंप्योर मेटल की रोड है, ठीक है, और वो एनोड की तरह काम करेगी। सबको समझ में आया, एनोड की तरह। और फिर आप एक प्योर मेटल की कैथोड बनाते हो। तो आपको जो दूसरी तरफ दिख रही है वो आपकी प्योर मेटल है। क्या है वो, प्योर मेटल। अब क्या होगा जरा आप चेक करो, अब आप इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, इसको इंप्योर मेटल को टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, प्योर मेटल को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ दोगे, जोड़ दिया। अब होगा कुछ, क्यों कि यहां पर जो इंप्योर मेटल की जो मोटी सी रोड है, यहां से मेटल निकल निकल के कहां आएगा, सॉल्यूशन में, ठीक है, क्योंकि यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, और फिर वहां पर वही मेटल आयन निकल निकल के प्योर मेटल रोड की तरफ जाएंगे और वहां पर रिड्यूस हो जाएंगे। तो बेसिकली धीरे धीरे ये जो आपकी इंप्योर मेटल है वो पतली होती जाती है और प्योर मेटल की रोड मोटी हो जाती है। इसी को इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। सबको समझ में आया। और सॉल्यूशन के तौर पे आप मोल्टन स्टेट में सॉल्यूशन ले सकते हो या फिर आप पानी भी भर सकते हो, आप पे डिपेंड करता है। सबको समझ में आया, बहुत सिंपल है, हम बचपन से करते आ रहे हैं। अब यहां पर किसके लिए आप लोग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग यूज करते हो, आप कॉपर और जिंक के लिए कर सकते हो भैया। ये रिफाइनिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कॉपर और जिंक के लिए यूज की जाती है। और इंप्योरिटीज कौन कौन सी है जो अलग हो जाती हैं, जैसे कि यहां पर ये एसबी, जिसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे सबके बीच, इसको बोलते हैं एंटीमनी। इसके अलावा सेलेनियम, यहां पर टेलुरियम और सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, ये इंप्योरिटी होती हैं जो पीछे रह जाती हैं। सबको समझ में आया, तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है। इसके अलावा जो प्योर मेटल है वो निकल निकल के कहां चली जाती है, कैथोड की तरफ। सबको समझ में आ गया, तो इस तरह से होता है। और जो इंप्योरिटी है वो एनोड मड के तौर पे नीचे इकट्ठी होती रहती है। तो देखो नीचे जो आपको दिख रहा है ना, ये बेसिकली ये एनोड मड है। क्या है ये, एनोड मड। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम चलते हैं भैया चौथी रिफाइनिंग पे, जिसको बोलते हैं जोनल रिफाइनिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जोनल रिफाइनिंग। सबसे पहले आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि जोनल रिफाइनिंग सबसे ज्यादा मॉडर्न मेथड है। मॉडर्न मतलब अभी तक का सबसे मॉडर्न मेथड माना जाता है इसको, है। फिर अब ये यूज कहां पर होता है, बेसिकली यहां पर सबसे बढ़िया बात है जोनल रिफाइनिंग में कि यहां पर जो इंप्योरिटीज होती हैं वो सॉल्युबल होती हैं। इंप्योरिटीज सॉल्युबल होती हैं और वो बह के आगे की तरफ चली जाती हैं। कैसे होता है मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। और यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, बाद में लास्ट में आपकी इंप्योरिटीज इकट्ठी हो जाती हैं और इसको आप यहां से काट लेते हो। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। यहां पर इंप्योरिटी सॉल्युबल होती है जोनल रिफाइनिंग में। अब ये कैसे होता है, किस किस पे अप्लाई होता है ये,
ये अप्लाई होता है जर्मेनियम में, सिलिकॉन में, बरीलियम में, गैलियम में, इंडियम में। ये क्या है? बेसिकली सेमीकंडक्टर्स हैं। क्या है ये? सेमीकंडक्टर्स में जोन रिफाइनिंग इस्तेमाल होती है। प्लीज आप इसको लिख लो, सेमीकंडक्टर्स में जोन रिफाइनिंग इस्तेमाल की जाती है। वो कैसे होता है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं। मान लो, देखो जरा, मान लो ये ना, ये मेटल है जिसको आपको प्योर करना है। ध्यान से समझना, ये मेटल है जिसको आपको प्योर करना है। अब क्या होगा? ये एक हीटर है, ये जो दिख रहा है मेरा कड़ा, ये मेरा कड़ा हीटर है। जरा आप चेक करना इसको, ये जो मेरा कड़ा है वो हीटर है। ये मेटल है जिसको प्योर करना है, ये कड़ा मेरा हीटर है। अब क्या करूंगा? ये हीटर बहुत ज्यादा गर्म है। अब होगा कुछ यूं कि मैं धीरे धीरे करके इस हीटर को ना इस रोड से आगे की तरफ लेके जाऊंगा। देखो जरा ध्यान से, ये आगे की तरफ इसको लेके जा रहा हूं धीरे 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 धीरे। अब क्योंकि ये हीटर है और ये हीटर क्या करेगा? बेसिकली इंप्योरिटी को मेल्ट कर देगा। तो ये जैसे जैसे हीटर आगे चलता जाएगा, इंप्योरिटी मेल्ट हो जाएंगी और मेल्ट होती होती इंप्योरिटी भी बहती चली जाएंगी। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या हुआ? जैसे जैसे हीटर आगे गया, इंप्योरिटी उसके साथ साथ मेल्ट होती गई, यहां पर कॉर्नर पे इकट्ठी हो गई। ये कॉर्नर पे इकट्ठी हो चुकी हैं, हो गई। अब क्या करो? अब आप कटर लो, इसको काट लो, क्योंकि सारी की सारी इंप्योरिटी तो यहां इकट्ठी हो गई, तो इसको काट लो। जो पीछे रोड बची है आपकी, जो बची हुई रोड है बेसिकली, वो आपका प्योर मेटल है। इसी को बोलते हैं जोनल रिफाइनिंग। सबको समझ में आ गया? ये किसके लिए इस्तेमाल होती है? जर्मेनियम के लिए, सिलिकॉन के लिए, बरीलियम के लिए, गैलियम के लिए। सबको समझ में आया? और इंडियम के लिए, इनके लिए इस्तेमाल होती है। तो जोनल रिफाइनिंग का किस्सा बड़ा सिंपल है। एक हीटर होता है, साइक्लिक हीटर, उसको आप आगे की तरफ लेके जाते हो। फाइनली यहां पर लास्ट वाला कट इंप्योरिटी का है जिसको आप अलग कर लेते हो। खत्म कहानी, और कुछ भी नहीं है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। मेरा सवाल है, नीचे लिखा हुआ है। सवाल यह है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन जोन रिफाइनिंग एंड लीचिंग। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग में क्या डिफरेंस है, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग में क्या डिफरेंस है, तो क्या जवाब दोगे? मेरा सवाल है आपसे कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग में क्या डिफरेंस है। तो देखो, सिंपल डिफरेंस है। जोन रिफाइनिंग बेसिकली, जोन रिफाइनिंग के अंदर इंप्योरिटी सॉल्युबल होती है। जोन रिफाइनिंग में लिख लो, काम आएगा। जोन रिफाइनिंग में इंप्योरिटी सॉल्युबल होती है, इंप्योरिटी सॉल्युबल होती है। समझ में आया? जबकि लीचिंग के अंदर, लीचिंग प्रोसेस में आपकी मेटल सॉल्युबल होता है, मेटल सॉल्युबल होता है। पहली चीज तो। दूसरा डिफरेंस क्या है? दूसरा डिफरेंस है कि जोन रिफाइनिंग बेसिकली रिफाइनिंग का मेथड है जो लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि लीचिंग आपका कॉन्सेंट्रेशन का मेथड है। किसका मेथड है? कॉन्सेंट्रेशन का। सबको समझ में आया? तो दोनों में फर्क समझ में आ गया कि जोन रिफाइनिंग और लीचिंग में क्या फर्क है। बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं वेपर फेज रिफाइनिंग में। भाई साहब, ये वेपर फेज रिफाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। वेपर फेज रिफाइनिंग में आप क्या करते हो? ऐसे मेटल को लेते हो जो वोलेटाइल होता है। वोलेटाइल मतलब आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि जरा आप चेक करना, यहां पर ये किस किस के लिए इस्तेमाल होता है? निकल के लिए, जर्कोनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए आप वेपर फेज रिफाइनिंग इस्तेमाल करते हो। प्लीज आप लिखो, ये है आपके काम की चीज। कॉपी के अंदर लिख लेना, निकल के लिए, जर्कोनियम के लिए, टाइटेनियम के लिए आप वेपर फेज रिफाइनिंग को इस्तेमाल करते हो। और पता है, जब इंपॉर्टेंट चीज आने वाली हुई तो यहां पर ऑलमोस्ट 250-300 बच्चे चले गए। मैंने आपसे कहा था जो आखिरी तक रुका रहता है। मैं एक बात बताऊं, टॉपर कौन होता है? शुरू में रेस को हर कोई तेज दौड़ना चाहता है, लेकिन लास्ट में दौड़ते दौड़ते पीछे वालों की टटियां निकल जाती हैं। तो एक्चुअली रेस को जीतता कौन है? जो लास्ट तक हार नहीं मानता। तो मैं यह देखना चाहता हूं, अभी 1500 बच्चे हैं, 1500 बच्चों में से लास्ट तक कौन इस चैप्टर के साथ जुड़ा रहता है, वही हमारा विनर है। तो चलो, स्पेशली वेपर फेज रिफाइनिंग निकल, जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए इस्तेमाल होता है। सबसे पहले तो अपन इसको बात कर लेते हैं। इसमें आप क्या करते हो? इसमें आप लोग ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी इंप्योरिटी को अलग करते हो। तो बेसिकली आपको यह पता होना चाहिए कि इसमें आप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसी इंप्योरिटीज को अलग करते हैं। ठीक है, तो चलो, यहां पर वेपर फेज रिफाइनिंग दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वेपर फेज रिफाइनिंग। पहला है मोन्ड प्रोसेस, जो कि किसके लिए इस्तेमाल होता है? मोन्ड प्रोसेस, निकल के लिए। दूसरा होता है वेन आर्केल प्रोसेस। भैया सवाल तो यहीं से आते हैं, जो किसके लिए इस्तेमाल होता है? जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए। मोन्ड प्रोसेस निकल के लिए, वेन आर्केल प्रोसेस जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए इस्तेमाल होता है। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब मोन्ड प्रोसेस को देखो सबसे पहले। नाउ वी हैव टू सी द मोन्ड प्रोसेस। कौन कौन देखना चाहता है मोन्ड प्रोसेस? मुझे बताओ।
कौन कौन यहां पर मोन्ड प्रोसेस को देखना चाहता है? सबसे पहले मोन्ड प्रोसेस को देखते हैं, जो कि निकल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कुछ नहीं है उसके अंदर, आप निकल लो, निकल की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराओ, ये निकल टेट्रा कार्बोनिल बना लेगा। निकल टेट्रा कार्बोनिल एक वोलेटाइल एक कंपाउंड होता है। अब ये वोलेटाइल कंपाउंड है, जिसकी वेपर बनेगी, उस वेपर को आप क्या करो, कंडेंस कर लो। वापस समझो, निकल टेट्रा कार्बोनिल को अगर आप जब 470 केल्विन पे, जब आप 470 केल्विन 350 केल्विन पे तो ये वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। मजे की बात देखो, 350 केल्विन पे वेपर में कन्वर्ट हो गया, 470 केल्विन पे यहां पर निकल हाईली प्योर मेटल अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड यहां से बाहर निकल जाएगी। सबको समझ में आ गया? मोन्ड प्रोसेस में निकल को अलग करते हैं, पहले उसको निकल टेट्रा कार्बोनिल में बदलते हैं, 350 केल्विन में तो वो वेपर बन जाता है और 470 केल्विन पे यहां से निकल अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाती है। अब हम चलते हैं वेन आर्केल मेथड पर। वेन आर्केल मेथड में हम लोग जिंक और टाइटेनियम का इस्तेमाल करते हैं, मतलब इनको इंप्योर करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप यहां पर जिंक नहीं बेटा, जर्कोनियम, जर्कोनियम की रिएक्शन आप आयोडीन से कराओ। 870 केल्विन पे जर्कोनियम आयोडीन से रिएक्शन करके जर्कोनियम आयोडाइड बना लेगा, जो कि कैसा होता है, वोलेटाइल। समझ में आ गया? फिर जब आप 2075 केल्विन पे इसको गर्म करते हो तो यहां से जर्कोनियम अलग निकल जाता है और आयोडीन अलग हो जाती है और यहां पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। सबको समझ में आया? जर्कोनियम को पहले जर्कोनियम आयोडाइड में कन्वर्ट करो, बहुत ज्यादा हीट करोगे तो जर्कोनियम अलग हो जाएगा, आयोडीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन अलग निकल जाएगी। इसी तरह से टाइटेनियम के साथ करते हैं। सबसे पहले टाइटेनियम की रिएक्शन किससे कराओगे, ये टाइटेनियम में टी आई है, जिसका आई नीचे लटक गया, छोड़ दो उसको। उसकी रिएक्शन सबसे पहले आयोडीन से कराओ, टाइटेनियम आयोडाइड बनेगा, जो कि वोलेटाइल होता है। फिर बाद में 1700 केल्विन पे इसकी जब आप इसको गर्म करते हो तो यहां से टाइटेनियम अलग हो जाता है और आयोडीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ ऊपर बह के निकल जाता है। सिंपल तरीका है, सबको समझ में आ गया? अब हम चलते हैं भैया, हमारे रिफाइनिंग भी खत्म हो गई, अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, लास्ट पार्ट, अलिंगम डायग्राम। और उसके बाद हम लोग एक मेटल का रिफाइनिंग, एक मेटल को एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे। अब हमको मात्र 15 से 20 मिनट और लगेंगे और अब जो पार्ट आने वाला है वो कई बच्चों को समझ में कभी नहीं आता और यहां से आते हैं सवाल। समझ में आ गया? तो अब हम चलेंगे अलिंगम डायग्राम को पढ़ने में। अलिंगम डायग्राम को अगर आपको पढ़ना है, बच्चों को अब बुला लो, अपने दोस्तों को कॉल कर दो, बोलो अलिंगम डायग्राम तो जो जिंदगी में समझ में नहीं आया, आज 15 मिनट में समझ में आ जाएगा। जो अलिंगम डायग्राम तुम्हें जिंदगी भर समझ में नहीं आया, आज मैं तुम्हें 15 मिनट में समझा दूंगा। उसके बाद अपन मेंटी के 10 सवाल करेंगे। चले शुरू करें अलिंगम डायग्राम। तो ध्यान से देखना और अपने दोस्तों को कॉल करो, बोलो आजा, तुम कहां हो, अलिंगम डायग्राम शुरू होने वाला है, फटाफट से आ जाओ। आहा क्या बात है। तो चलो अलिंगम डायग्राम को शुरू करते हैं। बेटा अलिंगम डायग्राम को समझने के लिए ना आपको थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल समझने पड़ेंगे मेटलर्जी के। तो मैं आपको अच्छे से समझाता हूं, 15 मिनट लूंगा, ध्यान से समझना, ठीक है? अब देखो यहां पर थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, आपको पता है मेटलर्जी में सारा का सारा खेल ही हीटिंग का है। थर्मोडायनेमिक का मतलब क्या है, हीट आप यूज करते हो, एनर्जी यहां पर यूज होती है। तो यहां पर रिडक्शन में आप करते क्या हो, सोचो। आप रिडक्शन में मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदलते हो। मेटल के ऑक्साइड को मेटल में बदलने के लिए प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्मेल्टिंग कहा जाता है। ध्यान से समझना, मेटल के ऑक्साइड को जब आप मेटल में बदलते हो तो इस प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहा जाता है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, मेटल ऑक्साइड लिया, उसके लिए सुटेबल रिएजेंट लिया, जैसे कि कार्बन ले लो, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लो, उससे आप उसको मेटल में कन्वर्ट कर लेते हो। सही है? अब आप जरा चेक करना, यहां पर बहुत सारे ऐसे मेटल ऑक्साइड होते हैं जो कि आसानी से यहां पर रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो आसानी से रिड्यूस नहीं होते। उनके लिए आप लोगों को बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ता है और साथ साथ में आपको यहां पर एनर्जी भी देनी पड़ती है, वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस। वहां पर आपको हीटिंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। समझ में आ गया? अब हीटिंग का इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल यूज्ड इन मेटलर्जी, क्योंकि वहां पर हीटिंग का इस्तेमाल होता है। क्लियर हो गया? अब मजे की बात, जब आप मेटलर्जी में द स्टडी ऑफ वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ड्यूरिंग द थर्मल रिडक्शन, इसको हम लोग पायरोमेटलर्जी कहते हैं। जरा समझिए, जब आप मेटलर्जी में एनर्जी यानी हीट का इस्तेमाल करते हो, यानी कि आपने क्या किया, थर्मली उसको रिड्यूस करने की कोशिश करी। समझो, मैं आपको समझाता हूं। आपने मेटल ऑक्साइड ले लिया, साथ में आप लोगों ने यहां पर एक बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट भी ले लिया। वो कौन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकता है, लेकिन साथ में आपको टेम्परेचर भी लेना पड़ रहा है।
इस प्रोसेस को जहां से आपको मेटल मिलती है, जिसमें आपने टेम्परेचर भी यूज कर लिया, इसी को क्या बोलते हैं? पायरोमेटलर्जी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पायरोमेटलर्जी। ये किस किस को समझ में आ गया कि पायरोमेटलर्जी क्या होती है? तो पायरोमेटलर्जी इज बेसिकली एक ऐसी मेटलर्जी का टर्म जिसमें आप हीट को इस्तेमाल करते हो, टेम्परेचर को इस्तेमाल करते हो रिड्यूस करने के लिए, स्मेल्ट करने के लिए। सबको समझ में आ गया? इसी को स्मेल्टिंग भी कहते हैं, पायरोमेटलर्जी कहते हैं। अब जरा समझो, अब आपको पता लग गया कि बेसिकली अब आप देखो आपको करवाना भी है, मतलब आप ये चाहते हो सारा का सारा प्रोसेस कैसा हो? स्पॉन्टेनियस, यानी कि अपने आप हो जाए। समझ में आता है? और अगर आपको प्रोसेस को अपने आप करवाना है तो यहां पर आप लोगों को किस थर्मोडायनेमिक टर्म का यूज करना पड़ता है? गिब्स एनर्जी। सारा खेल गिब्स एनर्जी का है। गिब्स एनर्जी का मतलब क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो यूजफुल काम करने में काम आती है। जरा देखो, ऐसी एनर्जी जो यूजफुल काम करने में काम आती है उसको गिब्स एनर्जी कहते हैं। अब बचपन में आप गिब्स एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ के आए हो थर्मोडायनेमिक में, दैट गिब्स एनर्जी इज इक्वल्स टू एंथैल्पी माइनस टी डेल्टा एस। पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। बेटा ये थर्मोडायनेमिक में आप पढ़ चुके हो, झूठ मत बोलना, सच्ची बता रहा हूं, पढ़े हो ना? तो आप इसी को यूज करेंगे। यहां पर डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज इन एंथैल्पी। डेल्टा एस क्या होता है? डेल्टा एस का मतलब होता है चेंज इन एंट्रोपी। अब अगर आप चाहते हो कि स्मेल्टिंग अपने आप हो जाए तो उस केस में आपको डेल्टा जी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। जरा समझिए, अलिंगम डायग्राम यहीं से शुरू होता है। अगर आप चाहते हो कि स्मेल्टिंग अपने आप हो जाए उस केस में डेल्टा जी का वैल्यू आपको क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। डेल्टा जी की वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव होगी उतना ही आपका प्रोसेस अपने आप होगा। ये आप थर्मोडायनेमिक में पढ़ चुके हो। सबको समझ में आ गया? तो यहां पर कोई रिएक्शन क्यों होगी उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होना जरूरी है। अगर पूरी दुनिया में अगर कोई भी रिएक्शन हो रही है तो वहां पर पक्का है कि उसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव है, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव है। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो वो रिएक्शन कभी नहीं हो सकती। समझ में आ गया? फिजिबिलिटी नहीं है। तो इसका मतलब अगर हम लोगों को मेटल को निकालना है तो हमें डेल्टा जी का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव रखना पड़ेगा। अब सारा खेल अब शुरू होता है। चलो, तो रोल ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट की बात करते हैं। अब यहां पर एलिंगम डायग्राम से पहले हम लोग समझे कि रिड्यूसिंग एजेंट का रोल क्या है। अब यहां से एलिंगम डायग्राम आपको समझ आना शुरू होगा। रिड्यूसिंग एजेंट का रोल समझो। मान लो कि आपने कोई ना मेटल का ऑक्साइड लिया, क्योंकि स्मेल्टिंग में क्या करते हो? मेटल के ऑक्साइड को लेते हो, और आपको मेटल के ऑक्साइड से मेटल को अलग करना है और ऑक्सीजन को अलग करना है। मान लेते हैं अपन, सही बात है। अब मजे की बात देखो, यहां पर एक्सपेरिमेंटली पता लगा कि अगर आप FeO को Fe प्लस हाफ O2 में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है प्लस की 40। जरा आप चेक करो, उसके लिए गिब्स एनर्जी की वैल्यू कितनी होती है? प्लस की 40। आप जरा चेक करना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी आयरन के ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट करना चाहते हो और ऑक्सीजन को बाहर निकालना चाहते हो, इसी प्रोसेस को स्मेल्टिंग कहते हैं। इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू कितना निकल के आ रहा है? प्लस का 40। किसने बताया? यहां पर एक्सपेरिमेंट ने। अब देखो यहां पर अगर गिब्स एनर्जी प्लस की 40 है, इसका मतलब रिएक्शन हो नहीं सकती। अगर गिब्स की वैल्यू प्लस का 40 आ रही है तो रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, लिखा हुआ है नॉट फिजिबल। सबको समझ में आया? ये रिएक्शन लिखी हुई है नॉट फिजिबल। अब नॉट फिजिबल को फिजिबल कैसे बनाएं? आप इसके लिए बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर लो। आप यहां पर कार्बन को यूज करो। अगर आपने कार्बन का रिएक्शन, समझना, कार्बन का रिएक्शन अगर आपने ऑक्सीजन के साथ कराया तो ये क्या बनाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड। मजे की बात, एक्सपेरिमेंट ये कहता है कि इसके लिए डेल्टा जी का वैल्यू होता है माइनस का 100। कैसा होता है? माइनस का 100। मतलब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाए, इसकी संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि गिब्स एनर्जी इसके लिए नेगेटिव है तो ये फिजिबल है। तो ऊपर वाली रिएक्शन तो फिजिबल नहीं है, लेकिन नीचे वाली रिएक्शन फिजिबल है। पर अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो इन दैट केस ये हाफ O2 से हाफ O2 कैंसिल हो जाएगा। क्या फाइनल रिएक्शन बनेगा? जरा बताओ मुझे। फाइनल रिएक्शन बनेगा जिसमें FeO कार्बन से रिएक्शन कर रहा है, साथ में वो आयरन को बाहर निकाल रहा है। दोनों को जोड़ो, जोड़ना तो आता होगा केमिकल रिएक्शन को, और कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। मजे की बात, जब आप दो केमिकल रिएक्शन को जोड़ते हो तो उनकी गिब्स एनर्जी भी जुड़ जाती हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, आप लोग ध्यान से बताइए कि प्लस का 40 और माइनस का 100 कितना होता है? माइनस का 60 होता है कि नहीं होता? अब माइनस का 60 हो गया, मतलब गिब्स एनर्जी नेगेटिव में आ गई। नेगेटिव में आती अब रिएक्शन फिजिबल हो गई। इसीलिए हम लोग हमेशा
किसी आयरन के ऑक्साइड को स्मेल्टिंग करने के लिए बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। समझ में आया क्या? किसी भी मेटल के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए, स्मेल्ट करने के लिए बढ़िया वाला रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिड्यूसिंग एजेंट केमिकल रिएक्शन को फिजिबल बनाता है। ये बहुत कम बच्चों को पता है। पूरी 2-2 साल निकल जाते हैं, उनको ये नहीं पता लिंगम डायग्राम क्यों यूज होता है, क्योंकि उनको कोई पढ़ने से मतलब नहीं, उनको लेना नहीं, उनको ऐसा लगता है स्पून फीडिंग कर दो, पढ़ा दो, नंबर आ जाए। बेटा डॉक्टर बनना इतना आसान नहीं है। समझ में आ गया? तो अब यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट का काम है केमिकल रिएक्शन को फिजिबल बनाना, ताकि डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाए। मेरी आवाज को ध्यान से सुनना। सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर सीन सारा यही है। अब हमको क्या करना पड़ता है? रिड्यूसिंग एजेंट इसीलिए यूज करते हैं ताकि आपकी केमिकल रिएक्शन फिजिबल हो जाए। समझ में आ गया? अगर आपकी केमिकल रिएक्शन फिजिबल हो गई तो काम हो गया। अब देखो मजे की बात आ गई। अब है आपके मजे की बात। फाइनली हमको कैसे पता लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा है? सवाल है मेरा, हमको कैसे पता लगेगा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा अच्छा है? वो हमें बताएगा अलिंगम डायग्राम। आ गया हमारा KFG। समझ में आ गया? ये आ गया हमारा हीरो। हमारा अलिंगम डायग्राम ये बताता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है। अब कोई पूछे अगर आपसे कि अलिंगम डायग्राम क्या बताता है, तो हमारा अलिंगम डायग्राम ये बताता है कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट बढ़िया है। सबको समझ में आ गया? ये है असली चीज जो तुम्हें 2 साल से समझ में नहीं आई। कैसे हैं आप लोग? अब समझ में आई कि नहीं आई? चैट सेक्शन में लिखो। अभी किस किस को समझ में आ गया कि अलिंगम डायग्राम क्यों यूज होता है? क्योंकि अलिंगम डायग्राम हमें यह बताता है कि कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो बताता कैसे है। समझ में आया? अब मैं आपको बताऊंगा कि वो बताता कैसे है। तो चलो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि बताता कैसे है। तो लेट्स स्टार्ट द रॉकिंग, सुपर रॉकिंग, यस, द सुपर रॉकिंग, कौन सा वाला टॉपिक जिसका नाम क्या है? अलिंगम डायग्राम। अब कौन कौन अलिंगम डायग्राम पढ़ना चाहता है चैट में लिखो। ये अलिंगम डायग्राम अब है शुरू होने वाला। अभी तक तो क्या था? उसकी भूमिका बांध रहा था। भूमिका लड़की नहीं है, भूमिका का मतलब एक वो होता है कि उसका भूमिका, उसका नेपथ्य बांध रहा था। मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों की अलिंगम डायग्राम का इस्तेमाल रिड्यूसिंग एजेंट को पता करने में किया जाता है, क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट केमिकल रिएक्शन को या स्मेल्टिंग को फिजिबल बनाता है। सबको समझ में आ गया? अब अलिंगम डायग्राम कैसे बताता है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सारा खेल अब शुरू होगा अलिंगम डायग्राम का। तो जो जो बच्चा एकदम तैयार है अलिंगम डायग्राम के लिए, जैसे ये 4 लड़कियां और ये लड़का तैयार है। लड़के का डांस देखो यार एक बार, आहा चिकनक चिकनक। लड़के का डांस देखो यार, कितना मस्त डांस कर रहा। किस किस को ये अच्छा लगा? मैंने बहुत ही गूगल से मैंने बड़े अच्छे तरीके से ढूंढा। मैंने कहा निकालो एक ऐसी चीज जिससे बच्चों को देख के मजा आ जाए। अलिंगम डायग्राम आपका पूरे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फाइनली हम लोग हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चल रहे हैं। अब अलिंगम डायग्राम के लिए जैसे ये लड़कियां नाच रही हैं और लड़का नाच रहा है, वैसे ही आप लोगों को अब धूम मचा के इस टॉपिक को करना है। क्लाइमैक्स आ गया है। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। चलिए अलिंगम डायग्राम की तरफ चलते हैं। चलिए लेट्स रॉकेट मैन। चलिए बताता हूं मोस्ट अवेटेड अलिंगम डायग्राम। अलिंगम डायग्राम का काम होता है हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना। अलिंगम डायग्राम का काम होता है हमें रिड्यूसिंग एजेंट बताना, ताकि हम लोग मेटल के ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर दें? मेटल में। पहली बात तो ये हो गई। अलिंगम डायग्राम का काम है रिड्यूसिंग एजेंट बताना, ताकि हम मेटल के ऑक्साइड को मेटल में कन्वर्ट कर दें। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले तो अलिंगम डायग्राम के फीचर। फीचर मतलब क्या फीचर हैं उसके, क्या खास बात है उसका, तो जरा हम पढ़ लें। चलो सबसे पहले तो अलिंगम डायग्राम किस किस के बीच में प्लॉट किया जाता है, यह भी बच्चों को नहीं पता होती। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अलिंगम डायग्राम किस किस के बीच में प्लॉट होता है। वाई एक्सिस पे क्या लेते हो, एक्स एक्सिस पे क्या लेते हो? तो आपको बताता हूं। वाई एक्सिस पे लिया जाता है गिब्स फ्री एनर्जी इन किलो जूल पर मोल, और वो भी किसकी? ऑक्सीजन की। जरा समझिए, वाई एक्सिस पर आप गिब्स फ्री एनर्जी लेते हो, एक्स एक्सिस पर क्या लेते हो? टेम्परेचर। क्या लेते हो आप लोग? टेम्परेचर। आप लोग एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लेते हो, वाई एक्सिस पर गिब्स फ्री एनर्जी लेते हो। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूं। देखो भैया अलिंगम डायग्राम ये रहा आपके सामने, ध्यान से देखना फिर मत कहना। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि आप वाई एक्सिस पर गिब्स फ्री एनर्जी लेते हो, एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर लेते हो, और यहां पर अब ग्राफ प्लॉट होंगे और ग्राफ पहले से बने हुए हैं। अब देखो दूसरा पॉइंट पर आ जाओ, ग्राफ बनाते हैं। दूसरा पॉइंट यह है कि ईच लाइन ऑफ कन्वर्टिंग मेटल इनटू देयर मेटल ऑक्साइड। मजे की बात यह है कि यहां पर जो ग्राफ है वो उल्टा बनता है।
मतलब पहले मेटल की रिएक्शन आप किससे कराओगे? मेटल ऑक्साइड से। उल्टा, जो स्मेल्टिंग का उल्टा काम है वो मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो देखो यहां पर, इसीलिए यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू देखो -100 से शुरू होके कहां तक जा रहा है? -1200 तक। यानी कि यहां पर जरा चेक करना, यहां पर मोस्ट नेगेटिव से लीस्ट नेगेटिव की तरफ गिब्स फ्री एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आ गया? और ग्राफ को बेसिकली ऐसे प्लॉट किया जाता है। तो यहां पर ग्राफ कुछ इस तरह से प्लॉट होते हैं। सबसे पहले मैग्नीशियम सबसे नीचे आता है। यहां पर मैग्नीशियम की रिएक्शन ऑक्सीजन से कराओगे तो MgO। ये बहुत कम बच्चों को पता है कि यहां पर ग्राफ स्मेल्टिंग के उल्टे प्रोसेस में फ्लो यहां पर बनाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो पहला मैग्नीशियम का ग्राफ होता है जो इस तरह से होता है, फिर एल्यूमिनियम का ग्राफ होता है, फिर यहां पर जिंक का ग्राफ होता है, फिर यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है उसका ग्राफ होता है, फिर यहां पर आयरन का ग्राफ दिया हुआ है, फिर यहां पर आपके पास कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं उसका ग्राफ दिया हुआ है, और फाइनली आपको कॉपर का ग्राफ दिया हुआ है। और इनमें से सिर्फ एक ग्राफ ऐसा होता है जिसकी स्लोप नेगेटिव होती है। वो ग्राफ कौन सा है? कार्बन जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जरा आप चेक करो, ये अकेला ऐसा ग्राफ है जिसकी स्लोप नेगेटिव है। समझिए, ये अकेला ऐसा ग्राफ है जिसकी स्लोप नेगेटिव है। अकेला ऐसा ग्राफ है जिसकी स्लोप नेगेटिव है। आप जरा चेक कर लो, बाकी सबकी स्लोप आपको पॉजिटिव मिलेगी। पहली चीज तो ये हो गई। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया अलिंगम डायग्राम गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच में बनाया जाता है। दूसरी चीज इसमें यह है कि यहां पर मेटल को मेटल ऑक्साइड में बदला जाता है, इसलिए ग्राफ, सबकी ग्राफ की जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रही है, सिर्फ एक स्लोप को छोड़ के, कार्बन मोनोऑक्साइड को छोड़ के। एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बनाए गए। अब मजे की बात देखो, यहां पर मजे की एक और बात है। आपको अचानक से, जरा आप ध्यान से चेक करना, आपको अचानक से यहां पर दिखेगा कि कोई ग्राफ एकदम से अपनी स्लोप चेंज कर लेता है। कैसे? जरा आप चेक करो, ये जिंक वाला, यहां पर जिंक सबसे पहले स्ट्रेट लाइन चल रहा है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पर अचानक से वो अपनी स्लोप बदल लेता है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। जैसे कि मैग्नीशियम की बात करते हैं, मैग्नीशियम यहां तक तो ठीक था, लेकिन अचानक से इसने अपनी इस पॉइंट पर स्लोप बदल ली, ऊपर चला गया। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह होता है जब भी किसी लाइन का स्लोप चेंज होगा, जब भी किसी लाइन का स्लोप चेंज होता है, जो बहुत कम बच्चों को पता है, इसका मतलब उसने अपनी फेज को चेंज कर लिया। क्या चेंज कर लिया? फेज चेंज कर ली। वो चला गया लिक्विड से किसमें? गैस में। किसमें चला गया? लिक्विड से गैस में। तो लिक्विड से गैस, इसका मतलब जरा आप चेक करो, अगर वो लिक्विड से गैस में चला गया है तो इसका मतलब अपने को उसका क्या मिल गया? उसका अपने को यहां पर ध्यान से देखो, उसका बॉइलिंग पॉइंट मिल गया। अगर मैं कहूं कि जिंक का बॉइलिंग पॉइंट क्या है तो मैं बोलूंगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जिंक का बॉइलिंग पॉइंट है। जरा आप चेक करो, ये वाला पॉइंट जिंक का बॉइलिंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहां से अचानक से जिंक ने अपना स्लोप चेंज कर लिया। तो जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कितना आता है? देखो 800 का पॉइंट ये है, 900 का पॉइंट ये है, तो कहीं बीच में आएगा, यानी ये 1000 का पॉइंट है, ये 1000 और ये 800 का पॉइंट है, तो उसके बीच में कहीं होगा, और वो कितना होता है? 960 डिग्री सेल्सियस। तो मजे की बात देखो, जब भी अगर कोई लाइन सीधे जाते जाते अपना स्लोप चेंज कर ले तो इसका मतलब यह निकलता है कि वो जो पॉइंट है वो उसका क्या है? वो उसका बॉइलिंग पॉइंट है। आया समझ में? मतलब वो बेसिकली लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो गया? गैस में कन्वर्ट हो गया। सबको समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं अगले पॉइंट पर। तीसरा, चौथा फीचर क्या है इसका? चौथा फीचर ये है, अगर आप जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लाइनें आपकी डेल्टा जी इक्वल जीरो को भी क्रॉस करना शुरू कर देंगी। जैसे कि यहां पर होता हुआ दिखाई देगा आपको, किसके अंदर? मर्करी के अंदर, सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर। मर्करी, सिल्वर, गोल्ड में आपको जीरो की लाइन को क्रॉस करते हुए दिखाई देंगी। जैसे जरा आप चेक करो, ये रहा ये लाइन, ये जो ऊपर जा रही है लाइन, बेसिकली वो जीरो को भी क्रॉस कर रही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बेसिकली ज्यादातर ये किसमें होता है? हाई टेम्परेचर पर आपको देखने को मिलेगा, मर्करी में, गोल्ड में और सिल्वर में देखने को मिलेगा। ये इनके फीचर होते हैं। पर इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? अब मैं आपको जनरल कंक्लूजन बताता हूं और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। देखो भैया, अलिंगम डायग्राम की सिंपल शॉर्ट ट्रिक है। वो ये कहता है कि यहां पर अलिंगम डायग्राम यूज होता है किसके लिए? या ताकि आप लोग रिएक्शन को फिजिबल बना सको, ताकि आप एक परफेक्ट रिड्यूसिंग एजेंट ढूंढ सको। दूसरा, जैसे जैसे लोअर इज द एलिमेंट, मोर नेगेटिव विल बी द डेल्टा जी वैल्यू। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहां पर पूरे अलिंगम डायग्राम में जो मेटल सबसे नीचे है उसकी डेल्टा जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा नेगेटिव है। मतलब ये बहुत ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट है। इट इज वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है।
अब इसकी शॉर्ट ट्रिक समझाऊं? शॉर्ट ट्रिक सिंपल है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मेरी बात ध्यान से सुनना। एग्जांपल क्या है? मान लो, ध्यान से समझना, आप ना एक गेम खेल रहे हो। क्या खेल रहे हो? गेम। ध्यान से समझना, आपने एक गेम खेला, उस गेम में सबसे नीचे आप खड़े हो, सबसे नीचे। आपने कभी वो मटकी फोड़ी है? मटकी फोड़ी हो कि नहीं फोड़े हो? सबसे नीचे आप खड़े हो, ये ऐसे मानुष मान लो सबसे नीचे खड़ा है। ध्यान से समझना, बहुत ही मतलब शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक समझनी है तो ये अब काम की है। शॉर्ट ट्रिक क्या है लिंगम डायग्राम की? अगर आपने कभी मटकी फोड़ी हो तो सबसे नीचे एक होता है जो अपने कंधे पर दूसरे बंदे को उठाता है। यस। अब मान लो अपने दोस्त को आपने अपने कंधे पर उठा लिया, ये आपका दोस्त है, ये आप हो, दिस इज यू। ये पहला आदमी है और दूसरा आदमी उसके कंधे पर है। समझ में आ गया? मान लो उसने भी एक और बंदे को अपने कंधे पे उठा रखा है, ये तीसरा आदमी है। ठीक है, ये तीसरा आदमी है। अब आप मुझे बताओ, इनमें से ऐसा कौन सा बंदा है जो किसी की भी ऐसी तैसी कर सकता है लेकिन उसको कुछ नहीं होगा? दोबारा सवाल पूछ रहा हूं, इन तीनों बंदों में से सब लोग जवाब देना। तीन बंदे हैं, ध्यान से समझना, तीन बंदे हैं। सबसे पहला बंदा जमीन पे खड़ा है, सबसे पहला बंदा जमीन पे खड़ा है ऐसे, ठीक है। उसके ऊपर एक बंदा और उसके ऊपर एक बंदा। मेरा सवाल यह है कि यहां पर ऐसा कौन सा आदमी है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है? जो सबसे ज्यादा सुरक्षित है उसको कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो बाकी लोगों की ऐसी तैसी कर सकता है। कौन है वो? आप लोग दिमाग लगा तो कौन सा है सबसे सुरक्षित? कौन है? पहला वाला। आपको पता है कि जमीन पर खड़ा हुआ आदमी सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्यों? मान लो अगर ये गिरे तो वो तो जमीन पे ही खड़ा है, तो उसका तो क्या होगा? अब जरा समझो, ये नीचे वाला आदमी अपने से ऊपर दोनों आदमी की ऐसी तैसी कर सकता है। समझ में आ गया? बस यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है। मतलब समझो, अलिंगम डायग्राम की शॉर्ट ट्रिक ये है कि इसमें सबसे नीचे वाला, ध्यान से समझना, इसमें सबसे नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को, देखो ध्यान से समझना, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को क्या कर सकता है? रिड्यूस। अपने से ऊपर वाले की ऐसी तैसी, हम लोग रिडक्शन को मैं क्या बोलता हूं? ऐसी तैसी करना। समझ में आ गया? तो सबसे नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। मतलब मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन एल्यूमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। आया समझ में? इस पॉइंट तक, इस पॉइंट के पहले तक समझो। एल्यूमिनियम जिंक को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन जिंक एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। आया समझ में? यह कहानी है। अब देखो, एल्यूमिनियम कॉपर को रिड्यूस कर सकता है, लेकिन कॉपर एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता। आयरन एल्यूमिनियम को रिड्यूस नहीं कर सकता, लेकिन एल्यूमिनियम आयरन को रिड्यूस कर सकता है। यानी कि जो नीचे वो अपने ऊपर वाले की ऐसी तैसी कर सकता है, जो नीचे वो अपने ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। तो सब लोग लिखो, मैं हिंदी में लिख देता हूं, जो नीचे है, लिखो, जो नीचे है वो अपने से ऊपर वाले की, ठीक है, गलत शब्द का प्रयोग करूंगा, अपने से ऊपर वाले की फाड़ सकता है। ठीक है, अपने से ऊपर वाले की फाड़ सकता है। फाड़ने का मतलब रिडक्शन। सबको समझ में आ गया? ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है और ये सबसे आसान तरीका है इसको समझने का। नीचे वाला अपने से ऊपर वाले को रिड्यूस कर सकता है, नीचे वाला अपने से ऊपर वाले की फाड़ सकता है। सबको समझ में आ गया क्या? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बस यही इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसके अलावा कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। अलिंगम डायग्राम का मतलब यही होता है, अलिंगम डायग्राम का मतलब सारा निकल के यही आता है, बस सिंपल है। तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसकी है? इसमें से सबसे ज्यादा पावर किसकी है बेटा? मैग्नीशियम की पावर सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम सबसे नीचे आता है। सबको समझ में आ गया क्या? सबको समझ में आ गया? सिंपल तरीका है। अब यहां पर लिमिटेशन चेक कर लेते हैं कि इसकी लिमिटेशन क्या है। तो बेटा जरा देखो, अलिंगम डायग्राम की खुद की लिमिटेशंस भी हैं। अब बिल्कुल हम लोग एंडिंग पॉइंट पर हैं। अलिंगम डायग्राम की खुद की लिमिटेशंस भी हैं। पहला तो ये रिएक्शन फिजिबल है कि नहीं है इसके बारे में जानकारी नहीं देता। इट इज ओनली टेल्स अबाउट वेदर द रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, इसके बारे में जानकारी देता है, लेकिन उसकी काइनेटिक्स के बारे में जानकारी नहीं देता, केमिकल काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताता। अलिंगम डायग्राम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में नहीं बताता, सिर्फ यह बताता कि केमिकल रिएक्शन होगी कि नहीं होगी। समझ में आ गया? आओ जरा देखो, यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में इसकी कोई जानकारी नहीं मिलती। दूसरा,
यहां पर डेल्टा जी इज इक्वल टू नेगेटिव, ये रिएक्शन को ये फॉलो करता है। यहां पर के क्या है, यहां पर के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बट ऐसी बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती है जो डेल्टा जी को फॉलो नहीं करती हैं, फिर भी होती हैं, तो उसके बारे में लिंगम के पास कोई जवाब नहीं है। इक्विलिब्रियम पर भी ये काफी रिएक्शंस हो जाती हैं, उसके बारे में भी ये नहीं बताता है। अब समझ में आ गया। अब लास्ट टॉपिक पर आते हैं, एल्यूमिनियम को कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद मेंटी पर चलेंगे। आखिरी टॉपिक जो अगले 5 मिनट में पूरा हो जाएगा। सबसे पहले एल्यूमिनियम, अब मैं आपको करके दिखाता हूं, जरा समझो अब हम क्या करने जा रहे हैं। 5 मिनट लूंगा, उसके बाद मेंटी पर चलेंगे। अब काम ये कर रहे हैं कि जो हमने जितने प्रोसेसेस समझे उसको एक मेटल पे अप्लाई करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो आप जरा ध्यान से समझो, एल्यूमिनियम के आप लोग मुझे बताओ कि एल्यूमिनियम के मिनरल कौन कौन से हैं। एक तो है एल्यूमिना, दूसरा है डायस्पार, तीसरा है बॉक्साइट, चौथा है जिप्साइट और पांचवा है क्रायोलाइट। इसमें से और कौन है, और को पकड़ लो, और है हमारा बॉक्साइट। तो हम लोग किसको लेंगे, बॉक्साइट को। सबको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं करके देखते हैं। बॉक्साइट के लिए आपको सबसे पहले क्या लगाना होता है, कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन किससे करते हो, लीचिंग प्रोसेस से करते हो। लीचिंग प्रोसेस कैसे कैसे अप्लाई होता है, रेड बॉक्साइट के लिए अलग, व्हाइट बॉक्साइट के लिए अलग। रेड बॉक्साइट में लीचिंग प्रोसेस होता है बेयर प्रोसेस या फिर होता है होल प्रोसेस। व्हाइट के लिए क्या होता है, सरपैक प्रोसेस। कहीं जाना मत, क्योंकि अब पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। समझ में आ गया। सबसे पहले अपन किसको चेक करेंगे, बेयर्स प्रोसेस को। बेयर्स प्रोसेस में कौन यूज होता है, कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा और इंप्योरिटी कौन सी होती है जिसको अलग करना होता है, आयरन ऑक्साइड। अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा के आया था। 3 स्टेप में होगा ये। कैसे कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे, बॉक्साइट की रिएक्शन NaOH से कराओगे। जैसे आप कराओगे ये बना लेगा, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा जिसको बोलते हैं सोडियम टेट्रा हाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट। और फाइनली आपकी जो इंप्योरिटी है वो किससे रिएक्शन कराओगे, उसकी फ्लक्स से। फ्लक्स क्या होता है, SiO2, उससे रिएक्शन कराती है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, स्लज में। और स्लज को आप अलग कर लोगे। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पर ये जो बेसिक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना था उसको CO2 से रिएक्शन कराओ जो कि एसिडिक होता है। यहां से आपकी एल्यूमिना अलग हो जाएगी और सोडियम कार्बोनेट अलग हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आप इसको एल्यूमिना को हीट करो, कैल्सिलेशन करो। फाइनली एक एल्यूमिना में कन्वर्ट हो जाएगा और वाटर बाहर निकल जाएगा। आया सबको समझ में। अब आप आगे चेक करो, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। अब आगे क्या करोगे, अब आता है आपका, मैंने कहा था आपको लास्ट बताऊंगा, होल प्रोसेस। होल प्रोसेस, बेसिकली होल प्रोसेस में आप लोग मुझे बताओ कि यहां पर कौन इस्तेमाल कर रहा है। यहां पर सोडियम कार्बोनेट को हम लोग यूज करते हैं। होल प्रोसेस में लीचिंग एजेंट की तरह सोडियम कार्बोनेट को यूज किया जाता है। यहां पर इंप्योरिटी कौन सी जिसको अलग करना होता है, यस Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड को अलग करना होता है। सेम चीज है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप इसकी रिएक्शन यानी कि रेड ऑक्साइड, रेड बॉक्साइड की रिएक्शन आप किससे कराओगे, सोडियम कार्बोनेट से। जब आप इसकी रिएक्शन सोडियम कार्बोनेट से करवाओगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन जाएगा। लिखो, यहां पर इसको होल प्रोसेस कहते हैं, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना, इसी को होल प्रोसेस कहते हैं। यहां पर सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन करवाई जाती है बॉक्साइड की, यहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बन गया। अब उसके बाद इंप्योरिटी क्या होती है, इंप्योरिटी सेम तरीके से अलग होगी जैसे आपने पिछले प्रोसेस बेयर प्रोसेस में किया था। तो यहां पर अगेन यहां पर स्लज अलग हो जाती है, सेम तरीका है। पर आगे क्या करोगे, आगे यहां पर सोडियम मेटा एल्यूमिनेट की रिएक्शन आप CO2 और पानी से कराओगे। जब आप CO2 और पानी से रिएक्शन कराओगे तो यहां पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डर्ट फॉर्म में नीचे बैठ जाता है और सोडियम कार्बोनेट अलग निकल जाता है। अब सोडियम कार्बोनेट को जब आप हीट करोगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब आप हीट करोगे तो ये आपको एल्यूमिना दे देगा। सिंपल तरीका है, ये तरीका होता है, इसी को बोलते हैं हम लोग होल प्रोसेस। अब एक होता है हमारा सरपैक प्रोसेस। ठीक है, सरपैक प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया था। इसके अंदर आप किसको यूज करते हो, एजेंट की तरह कार्बन और नाइट्रोजन को यूज किया जाता है। 3 स्टेप में होता है ये भी। सबसे पहले तो एल्यूमिना की रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन और नाइट्रोजन से, जिससे आपका क्या बनता है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। मैंने आपको पहले बताया था। और साथ में फाइनली जरा आप चेक करना, आप सिलिका की जो इंप्योरिटी है उसको कार्बन के साथ रिएक्ट करवा के सिलिकन और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हो। अब उसके बाद एल्यूमिनियम नाइट्राइड की रिएक्शन पानी से कराते हो, यहां पर अमोनिया गैस बाहर निकल जाती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड डर्ट फॉर्म में मिल जाता है। और फाइनली सोडियम हाइड्रोक्साइड को फिर से आप हीट करो, आपको एल्यूमिना मिल जाएगा। सबको समझ में आ गया, सिंपल तरीका है। अब आप क्या करोगे, उसके बाद आप इसकी रिडक्शन करोगे। होल प्रोसेस, होल हेरोल्ट प्रोसेस से इसकी रिडक्शन करते हो। यह है आपका होल हेरोल्ट प्रोसेस जो कि एल्यूमिनियम में यूज होता है। ये होल हेरोल्ट प्रोसेस से आप क्या करते हो, एल्यूमिनियम निकालते हो जिसकी प्योरिटी ऑलमोस्ट 97% तक होती है। अब यहां पर होल हेरोल्ट प्रोसेस में आपके पास एक बड़ा सा बॉक्स होता है। उस बड़े से बॉक्स में आप क्या करते हो, आप 3 इलेक्ट्रोड लगाते हो इस तरह से। उस इलेक्ट्रोड, बेसिकली उस इलेक्ट्रोड, तीनों इलेक्ट्रोड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हो जो कि एनोड होता है। और आपके पास ये जो बॉक्स है ना जिसके अंदर आपने इसको रखा है, ये आपका कैथोड होता है।
और यहां पर नीचे एक पाइप होती है जिससे एल्यूमिनियम, प्योर एल्यूमिनियम निकल निकल के बाहर आएगा। समझ में आ गया? ये तरीका होता है। ये जो रोड है बेसिकली वो ग्रेफाइट की बनी होती है। जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो यहां पर एल्यूमिनियम पिघल पिघल के नीचे आएगा और वो एल्यूमिनियम यहां पर होल हेरोल्ड प्रोसेस से आप बाहर निकाल लेते हो। सिंपल तरीका है इसको करने का। अब यहां पर कौन कौन सी इक्वेशन होती है? यहां पर सबसे पहले इस बॉक्स के अंदर आप एल्यूमिना डालते हो, साथ में क्रायोलाइट डाला जाता है Na3LF6, और साथ में आप कैल्शियम फ्लोराइड भी डालते हो, जिससे आपको 99% तक एल्यूमिनियम कैथोड पे मिल जाता है। कैथोड मतलब ये नीचे बह के आ जाता है। मजे की बात यहां पर क्रायोलाइट और एल्यूमिना क्या काम करते हैं? क्रायोलाइट और CaF2 यहां पर क्या काम करते हैं? ये सी या Na3LF6 को क्रायोलाइट बोला जाता है। ये क्या काम करते हैं? ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का काम करते हैं ताकि इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो हो सके। तो यहां पर ऊपर काम लिखे हुए हैं इनके। यहां पर पहला इनका काम होता है रिड्यूस दी मेल्टिंग पॉइंट। ये मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का काम करता है ताकि कम टेंपरेचर पे हमारा काम हो जाए। दूसरा यहां पर ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्शन को बढ़ाने का काम करते हैं। ये दो काम करते हैं जिसपे से सवाल पूछा जाता है। सबको समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। चलिए भैया, हमारा यहां पर हो गया है पूरा चैप्टर फिनिश। इस तरह से आपने सारे प्रोसेस को लगा के देख लिया। अब हम चलते हैं मेंटी के 10 सवाल करेंगे। उसके बाद हमारा आज का जो धूम मचा ले मेटलर्जी का जो चैप्टर था वो पूरा खत्म हो चुका है। पहला सवाल जवाब दीजिएगा। थर्माइट इज अ मिक्सचर ऑफ, आपको बताना है थर्माइट किसका मिक्सचर होता है। 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, जवाब दीजिए। दैट इज Fe पाउडर, फिर Al2O3, Al पाउडर विद Fe2O3, कॉपर पाउडर Fe2O3, जिंक पाउडर Cr2O3। बहुत सिंपल, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने आपको। ये होता है एल्यूमिनियम पाउडर। बी आंसर बनेगा। 329 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। मैंने आप लोगों को बताया भी था, आप लोग याद करो। आप लोगों को याद होगा मैंने आपको इसकी रिएक्शन भी बताई थी। यहां पर आप थर्माइट प्रोसेस में एल्यूमिनियम को यूज करते हो ताकि वो सामने वाली मेटल को रिड्यूस कर दे। तो एल्यूमिनियम की रिएक्शन आप किससे कराते हो? Fe2O3 से, जहां से Fe रिड्यूस हो जाता है और एल्यूमिनियम एल्यूमिना की फॉर्म में बाहर निकलता है। बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है। नालायको, बताया भी था तुम लोगों को। और इसकी यूज हम कहां करते हैं? इसकी यूज हम लोग यहां पर रेलगाड़ी की पटरियों की वेल्डिंग में करते हैं। और ये 10वीं क्लास में पढ़े हो तुम लोग, एनसीईआरटी में है तुम्हारे। ऐसा मत करो यार, बहुत इजी सवाल था। चलो सेकंड क्वेश्चन, कैल्शियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ। आपको बताना है कैल्शियम की एक्सट्रैक्शन आप किसके थ्रू करोगे। ये सवाल भी मैंने कल के मेटलर्जी में करवाया था। ठीक है, आंसर देखो, ए आंसर बनेगा। 265 बच्चों ने करेक्ट दिया। प्लीज आप इसको नोट डाउन करिए अभी के अभी। यहां पर कैल्शियम को अगर आपको अलग करना है तो यहां पर कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड को डाला जाता है, जिसमें कैल्शियम क्लोराइड का काम होता है मेल्टिंग पॉइंट को कम करना। कैल्शियम क्लोराइड मेल्टिंग पॉइंट को कम करने का काम करता है। और कैल्शियम फ्लोराइड, बेसिकली कैल्शियम फ्लोराइड से कैल्शियम को बाहर निकाला जाता है Ca+2 की फॉर्म में। हालांकि दोनों से भी आप निकाल सकते हो, बट इसका आंसर ए बनना था। याद रखो, यहां पर अगर आपको कैल्शियम को अलग करना है तो कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम फ्लोराइड के मिक्सचर से आप अलग करते हो। ठीक है, अब अगले सवाल पर चल रहे हैं। दिख रहा है सब लोगों को? अगला सवाल कहता है फोर्थ फ्लोटेशन प्रोसेस फॉर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज एन इलुस्ट्रेशन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। बहुत बढ़िया सवाल है। आपको यह बताना है कि फोर्थ फ्लोटेशन बेसिकली क्या होता है। एड्सॉर्प्शन, एब्सॉर्प्शन, सेडिमेंटेशन या फिर कोएगुलेशन। बहुत बढ़िया सवाल है ये। अगर आप दिमाग लगाओ कि फ्लोथ फ्लोटेशन में क्या हो रहा होता है, बेसिकली ऑयल की जो बबल्स होती हैं वो क्या करती हैं? मेटल को ऊपर लेके जाती हैं। तो एक्चुअली वो एड्सॉर्प्शन होता है मेटल के सरफेस पर। अगर आपको फ्लोथ फ्लोटेशन पता हो तो फ्लोथ फ्लोटेशन में अगर आपको पता हो तो यहां पर बड़े से कंटेनर में ऑयल की बबल्स होती हैं। ऑयल की बबल्स, उसके अगर आप देखोगे तो मेटल कहां चिपकता है? अरे सरफेस पर चिपकेगा ना मेटल, ऐसे थोड़ी अंदर चला जाएगा। और ये बबल ही तो बाहर जाती है। तो बेसिकली एड्सॉर्प्शन हुआ ना, ये एड्सॉर्प्शन फिनोमिना होता है। ये लिख लो, काम आएगा तुम लोगों को। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल था और 314 बच्चों ने करेक्ट दिया। बहुत अच्छा सवाल था। बच्चे कंटिन्यूसली बैठे रहे, ये बड़ी बात है। यही है हमारे टॉपर, यही है चैंपियन। ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है? ये सवाल मैंने आपसे पूछा था। व्हाट इज मीन बाय ब्लिस्टर कॉपर? इट्स अ प्योर कॉपर, इट्स अ ओर ऑफ कॉपर, इट्स अ एलॉय ऑफ कॉपर, इट्स एन इम्प्योर कॉपर। बताओ क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अमेजिंग 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 अमेजिंग। इम्प्योर कॉपर होता है बेटा। डी आंसर बनेगा। 330 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। मैंने तुम्हें बताया भी था यार, दिस इज इम्प्योर कॉपर। देख लो ब्लिस्टर कॉपर, फफोलेदार कॉपर किसको बोलते हैं तुम्हारे सामने है नालायकों। देखो आपको ये प्योर कॉपर तो नहीं होता,
क्योंकि इसमें SO2 गैस होती है। देखो यहां पर कॉपर प्लस SO2 को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। तो यहां पर SO2 की इंप्योरिटी है, ये एलॉय नहीं है, ये प्योर भी नहीं है, ये ऐसा फफोलेदार कॉपर होता है जिसमें ये फफोलों में आपको SO2 गैस दिखेगी। ये फफोले दिख रहे हैं, यही है ब्लिस्टर कॉपर बेटा, ये इम्प्योर कॉपर होता है। दिस इज इम्प्योर कॉपर, फफोलेदार कॉपर को ब्लिस्टर कॉपर कहते हैं। यार अभी थोड़ी देर पहले बताया था तुम लोगों को। द एलिमेंट विच इज रिकवर्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से आप किस एलिमेंट को रिकवर कर सकते हो? आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, जिंक, बताइए। आंसर बेटा ओ बिल्कुल सही, 400 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया। एटलीस्ट यहां पर तुम लोगों ने लाज रख ली। एल्यूमिनियम को आप अलग करते हो, यस यहां पर इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से आप इसको रिकवर कर सकते हो, पहले ही बताया था आपको। यहां पर प्योर और इम्प्योर की रोड्स बनाई जाती हैं, ठीक है। इम्प्योर मेटल निकल निकल के प्योरिटी की तरफ जाता है, बताया था आपको, ठीक है। अब अगले सवाल पर चलते हैं। तो सिंपल था, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, लेकिन इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से। और अच्छा एक और बात मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, मान लो अगर ये भी नहीं पता आपको, इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस आप जिद्दी मेटल के लिए लगाते हो, और यहां पर सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल अगर देखोगे तो वो एल्यूमिनियम ही है। मजे की बात यह कि 2 घंटे लगातार 1200 बच्चे बैठे रहे, मतलब 1200 से ज्यादा थे, 1200 तो बैठे ही रहे। नेटिव सिल्वर मेटल फॉर्म्स अ वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स विद अ dilute aqueous solution of NaCN in the presence of, ये तो मैं कल भी कराया था। आपको बताना है कि लीचिंग प्रोसेस में NaCN तो यूज करते हो, उसके अलावा क्या यूज होता है, और थोड़ी देर पहले आप पढ़ के भी आए हो इसको। यस गाइस, इसमें ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। बिल्कुल सही, 514 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। अभी मैं थोड़ी देर पहले भी बता के आया था आप लोगों को ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। आप लोग देख लो, जैसे कि अगर आप सिल्वर की लीचिंग कराते हो तो NaCN और साथ में ऑक्सीजन को यूज किया जाता है। ये ऑक्सीजन को यूज करना पड़ता है लीचिंग प्रोसेस में। आया सबको समझ में? बहुत बढ़िया, काफी बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। मत होना तू सेंटी, मेंटी निकल गई है टटेंटी। सातवां सवाल, द केमिकल प्रोसेसेस इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील। आपको बताना है कि हेमेटाइट से जब आप स्टील बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ता है? रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन फॉलोड बाय रिडक्शन। तो अच्छा सवाल है, बट पढ़ा है नहीं पढ़ा मुझे मालूम नहीं, पर दिमाग लगाओगे तो आ जाएगा। स्टील, अगर हेमेटाइट से स्टील निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हेमेटाइट क्या होता है? Fe3O4, वहां से स्टील निकालना है, क्या करना पड़ेगा? क्या बात है, यहां पर आंसर सिर्फ 275 बच्चों ने करेक्ट दिया है। तो यहां पर आंसर एक्चुअली बनेगा यस। सबसे पहले आपको हेमेटाइट का रिडक्शन कराना पड़ेगा, उसके बाद ऑक्सीडेशन। मतलब समझो, सबसे पहले तो हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है? हेमेटाइट का फॉर्मूला होता है Fe2O3। उसका रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में होगा। यहां से आप Fe को अलग कर लोगे, लेकिन इसमें इंप्योरिटीज बहुत हैं। सबसे ज्यादा इंप्योरिटीज यहां पर होती है मैंगनीज की। अब मैंगनीज का आपको ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है ताकि वो मैंगनीज ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाए। और फिर होती है इसमें सिलिकॉन की। सिलिकॉन को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराने के बाद SiO2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। बाद में यहां पर MnO और प्लस SiO2 आपस में रिएक्शन करके स्लज बना लेते हैं, यानी कि MnSiO3 बना लेते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ये स्लज अलग हो जाती है। तो पहले आपको क्या कराना पड़ता है? पहले आपको रिडक्शन कराना पड़ता है कार्बन मोनोऑक्साइड से, फिर आपको ऑक्सीडेशन कराना पड़ता है। सबको समझ में आया? ये खेल है टोटल। ये कहता है बेसेमर कन्वर्टर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ। जो बेसेमर कन्वर्टर हो उसको किस लिए यूज करते हो आप? स्टील के लिए, रोथ आयरन के लिए, पिग आयरन के लिए, कास्ट आयरन के लिए? ये क्वेश्चन है। तो यहां पर एक्चुअली आंसर क्या बनेगा इसका? ओह क्या वैरायटी में आंसर दिया हो तुम लोग। स्टील के लिए यूज होता है बेसेमर। बेसेमर कन्वर्टर स्टील के लिए यूज किया जाता है। जरा आप चेक करो भैया, यहां पर स्टील के लिए यूज किया जाता है। आप जरा चेक करो इसका सॉल्यूशन। बेसेमर कन्वर्टर इज यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्टील। आप देख लो जरा, यहां पर क्या किया जाता है? सिलिकॉन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करके SiO2 में कन्वर्ट करते हैं, फास्फोरस को P2O5 में कन्वर्ट करते हैं। फाइनली P2O5 कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्शन करके कैल्शियम फोस्फेट बनाता है, और यहां कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका से रिएक्ट करता है, FeO सिलिका से रिएक्ट करता है और स्लज बनाते हैं। ये स्लज हैं, ये स्लज यहां पर फॉर्म होती है। MnO ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MnO2 बनाता है, उसके बाद MN और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके MnO बनाता है। ये फिर से SiO2 से रिएक्शन करके स्लज बनाती है। ये सारा का सारा प्रोसेस जो आपको दिखाई दे रहा है, बेसिकली सारा का सारा बेसेमर कन्वर्टर में होता है। और बेसिकली उसको आप क्या करते हो? वहां से आप स्टील निकालते हो। यार याद रखना, कोई बात नहीं, मैंने आपको बता दिया, बेसेमर का स्टील से लेना देना है और किसी चीज से लेना देना नहीं है। रोथ आयरन, पिग आयरन, कास्ट आयरन किसी से लेना देना नहीं है इसका। चले मेरे दिमाग में नोवा सवाल तुम्हारे सामने, तो पढ़ो क्या सवाल है।
द प्रोसेस ऑफ जोन रिफाइनिंग इज यूज फॉर, आपको बताना है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ऑल ऑफ दीज। भाई साहब ये सवाल का जवाब तो सबको देना है, आसान था। ऑल ऑफ दी अबव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों, आंसर बिल्कुल सही दे रहे हो। ऑल ऑफ दी अबव, सिलिक ये जॉन रिफाइनिंग, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, ये सारे के सारे क्या है? बेसिकली सेमीकंडक्टर है, उनमें यूज होता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तो मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। 10वां सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड इन द एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम के लिए क्या यूज करोगे? फ्यूज सॉल्ट इलेक्ट्रोलिसिस, सेल्फ रिडक्शन, एक्वस सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर थर्माइट प्रोसेस? देखो बेटा, थर्माइट प्रोसेस में तो एल्यूमिनियम यूज करते हैं, एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से ऊपर आता है, एल्यूमिनियम की हिम्मत नहीं है मैग्नीशियम के साथ पंगा लेने की, तो आंसर कैन नॉट बी डी। अब बाकी सोचो क्या होगा, रिएक्टिव मेटल है, क्या लगाओगे? शॉक लगाओगे? और नालायकों, आंसर मैं भी बोला, तुमको थोड़ी देर पहले ही बोला मैंने, जरा चेक करो यहां पर बहुत सारे बच्चे, आप जरा चेक करना बच्चों, इसका आंसर पहला ही बनेगा। आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीशियम बेसिकली इसको एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कलाइन अर्थ मेटल, जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो दीज आर वेरी रिएक्टिव, और रिएक्टिव बच्चों के लिए क्या करना पड़ता है? आपको इलेक्ट्रिसिटी के शॉक देने पड़ते हैं। क्या देना पड़ता है? इलेक्ट्रिसिटी के शॉक, तभी जाके वो बाहर निकलते हैं। बताया भी था तुम लोगों को। मेटलर्जी हमारी खत्म हो गई। सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इसको सब्सक्राइब कर डाला तो लाइफ एकदम झिंगा लाला। एंड फाइनली गाइस, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इंस्टाग्राम पे 68,000 से ज्यादा बच्चे भी फॉलो कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक भी नहीं किया तो प्लीज आप फॉलो जरूर करें। इंस्टाग्राम के मेरे हैंडल का नाम है अरविंद.अरोराज।